आज सुनिए डायन उपन्यास का 7वां और आखिरी भाग। कमरे में सुकन्या की आवाज गूंजने लगी। महकार, मेरे देवता, तुम हैरान होगे कि मैं डॉक्टर कजारिया के पास क्यों आई। सबसे पहले यही स्पष्ट कर दूं, इसके पीछे तुम्हारी कसम है। वो कसम जिसे मैं किसी हालत में नहीं तोड़ सकती। मैंने तुमसे कितना कहा कि उस रात के बारे में छिपकली की तरफ से कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। यही समझते रहे कि मुझे कोई बीमारी लग गई है और जो मैं कह रही हूं वो मेरा वहम है। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। सचमुच मेरे सिर पर एक छिपकली सवार है। मैं जैसे ही उस रात के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, वो अपने नुकीले नाखूनों से मेरे सिर को खुरचना शुरू कर देती है। उसने साफ चेतावनी दे रखी है कि अगर मैंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की तो वो मेरे सिर को खुरच कर अंदर घुस जाएगी और उस तरह मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि पहले ही बता चुकी हूं, मैं मरने से नहीं डरती, बल्कि तुम्हारी और रिम्पी की खातिर डरती हूं। मुझे इस खौफ ने डरा रखा था कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा, मगर कल रात तुमने मुझे इस खौफ से बाहर निकाल दिया। तुमने कह दिया कि नहीं बताऊंगी तो तुम्हारा मरा मुंह देखूंगी। नहीं महकार, मैं भला तुम्हारा मरा मुंह कैसे देख सकती हूं? इससे तो अच्छा है कि तुम ही मेरा मरा मुंह देख लो। रिम्पी का ख्याल रखना महकार, क्योंकि तुम्हारी कसम में बंधने के बाद जो कुछ मैंने करने की ठान ली है, जानती हूं कि उसके बाद जिंदा नहीं बचूंगी। छिपकली मुझे मार डालेगी। एक बात और, कल रात के बाद मुझे इस बात की परवाह नहीं रही कि वो मुझे मार डाले, पर इस बात की परवाह थी कि जान देने के बाद भी शायद मैं उस रात के बारे में तुम्हें पूरा ना बता सकूं, क्योंकि छिपकली मेरे शुरू होते ही मेरे सिर को इस कदर खुरचती है कि जबरदस्त दर्द होने लगता है। इतना ज्यादा दर्द जो मुझसे सहन नहीं होता। अगर मुझे ये डर न होता कि उस दर्द के कारण तुम्हें उस रात के बारे में पूरा नहीं बता सकूंगी, तो रात जब तुमने कसम दी थी तभी बता देती। मगर मुझे ये डर था, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी तुम्हें बताना शुरू कर दिया तो छिपकली मेरा सिर खुरचना शुरू कर देगी और उससे मुझे इतना दर्द होगा कि मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकूंगी। यानी उस रात को लेकर तुम्हारे दिमाग में जो सवाल हैं, वो हमेशा के लिए सवाल बनकर ही रह जाएंगे। कसम के बावजूद तुम्हें मेरी चुप्पी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब शायद समझ गए होगे कि मैं क्यों चुप थी, क्यों गुस्से में कहे गए तुम्हारे सभी कठोर शब्दों को सुनती रही। जब डॉक्टर कजारिया ने कहा कि हिप्नोटिज्म के दरमियान भले ही शरीर के साथ चाहे जो किया जाता रहे, हिप्नोटाइज हुए शख्स को कुछ पता नहीं लगता, तो ये सोचकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि उस अवस्था में छिपकली मेरे सिर को चाहे जितना खुरचे, भले ही वो मेरे सिर में घुस ही क्यों न जाए, मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं होगा और मैं अपनी पूरी बात कह सकूंगी। सो इस टेबल पर हूं और हिप्नोटाइज्ड हूं। उस रात का किस्सा बयान करना शुरू करती हूं, तुम्हारी खातिर महकार, सिर्फ तुम्हारी कसम की खातिर। बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह गीली थी, इसीलिए औरत को शुरू में भले ही कम मेहनत करनी पड़ी हो, मगर जैसे जैसे कब्र गहरी होती गई वैसे वैसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर मेरे देखते ही देखते उसने 4 फुट गहरी कब्र खोद डाली। उसके बाद फावड़ा एक तरफ फेंका, जमीन पर रखी एक टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी कब्र के अंदर डाली। वहां एक इंसानी खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थीं। उन पर मिट्टी लगी हुई थी। उस दृश्य को देखकर जहां मैं थर थर कांपने लगी थी, वहीं वो औरत उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी को देख रही हो। कुछ देर वो खोपड़ी और हड्डियों को उसी तरह देखती रही, फिर तेजी से अपनी साड़ी जिस्म से अलग की। अब वो केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी। साड़ी गीली मिट्टी पर बिछा दी उसने और खुद कब्र में उतर गई। अब वो कब्र में मौजूद हड्डियों को उठा उठा कर मिट्टी पर बिछी साड़ी पर डालने लगी। जब संतुष्ट हो गई
कि सभी हड्डियां साड़ी पर डाल चुकी है तो कब्र से बाहर आ गई, हड्डियों की पोटली बनाई और कंधे पर लाद कर कब्रिस्तान के पीछे की तरफ चल दी। फावड़ा उसने वहीं छोड़ दिया था, जबकि टॉर्च पोटली में डाल ली थी। तेज तेज कदमों से चलती हुई वो कब्रिस्तान के करीब ही बने एक पुराने किले की तरफ बढ़ी थी। और जाने वो कौन सी ताकत थी जिसमें बंधी मैं उसके पीछे चली जा रही थी। हालांकि डर के मारे बुरा हाल था, मगर शायद मैं ये देखना चाहती थी कि खौफनाक और निडर औरत उन हड्डियों का क्या करने वाली है। आकाश पर घुमड़ रहे काले बादल और अंधकार के कारण पुराने किले की टूटी फूटी इमारत इस वक्त किसी विशाल दैत्य की मानिंद बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। बीच बीच में जब बिजली कड़कड़ाती तो उसकी टूटी फूटी दीवारों पर हवा के वेग में झूल रहे झाड़ झंकार और भी ज्यादा भयानक लगने लगते थे। पर भला खौफ की क्या मजाल थी जो उस औरत के आसपास फटकता। उसके पैरों में मौजूद पायलों से निकलने वाली छन छन की आवाज मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मेरे कानों में हथौड़े बजाए जा रहे हों। पोटली को कंधे पर डाले वो किले के अंदर दाखिल हो गई और शीघ्र ही उसके अंदरूनी ऐसे हॉल में पहुंची जहां बाहर से ज्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं दबे पांव बराबर उसके पीछे थी। पोटली एक तरफ रखकर उसने जैसे ही आतिशदान पर खड़ी मोमबत्ती जलाई, वैसे ही हॉल में उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। साथ ही वो अपने विशाल पंखों पर सवार होकर इधर उधर उड़ते नजर आने लगे थे। खौफ की ज्यादती के कारण बुरी तरह कांप रही मैंने बहुत तेजी से खुद को एक खंभे के पीछे छुपा लिया। एक चमगादड़ मेरे पैर के बेहद करीब से दौड़ता हुआ निकला था। उस वक्त मेरे हलक से चीख निकलने वाली थी, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया, क्योंकि जान चुकी थी अगर उस औरत को वहां मेरी मौजूदगी की भनक भी लग गई तो शायद वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मोमबत्ती की पीली रोशनी के कारण अब हॉल के फर्श पर इधर उधर दौड़ते छछूंदर और चूहे भी साफ नजर आ रहे थे। उस सब के अलावा मोमबत्ती की पीली रोशनी में मुझे एक ऐसा दृश्य नजर आया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो एक लड़की थी, हॉल के बीचों बीच उल्टी लटकी लड़की। लड़की की दोनों टांगें एक दूसरे से मिली हुई थीं। टखनों के पास एक मोटी रस्सी बंधी थी। उस रस्सी का दूसरा सिरा हॉल के करीब 30 फुट ऊंचे गुंबद के साथ अटैच्ड कुंदे में बंधा हुआ था। लड़की के हाथ और बाल फर्श की तरफ झूल रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वो काले रंग और वैसी ही बालों वाली लड़की मृत या बेहोश अवस्था में थी, क्योंकि जिस्म की तो बात ही दूर, उसकी पलकों तक में कोई कंपन न था। वो करीब 5 साल की लड़की थी, जिस्म पर लाल रंग का फ्रॉक, सफेद रंग का अंडरवियर और पैरों में सफेद जुर्राब, सफेद जूते। उसके बालों में लाल रंग का रिबन बंधा हुआ था। लड़की के सिर के ठीक नीचे फर्श पर रंगोली जैसी चीज बनी हुई थी। वो किसी बड़ी परात जैसी गोल थी। उसके अलग अलग खानों में सिंदूर, हल्दी, आटा और सूखी कॉफी जैसी चीजें भरी थीं। कुछ देर तक वो औरत उस दृश्य को देखती रही। फिर मेरे देखते ही देखते उसने सबसे पहले अपना ब्लाउज उतारा, फिर ब्रा, पेटीकोट और अंत में पैंटी। अब वो नग्न थी, जन्मजात नग्न। मैं और ज्यादा डर गई। लंबे लंबे बालों के कारण औरत का चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे उसके माथे पर लगी सुर्ख रंग की गोल चौड़ी बिंदी की झलक जरूर मिल गई थी और उसकी मांग भी सिंदूर से भरी हुई थी। मैंने सोचा, तो क्या ये शादीशुदा है? उस वक्त मुझे वो साक्षात भूतनी लग रही थी। जिस दिशा में आतिशदान पर खड़ी मोमबत्ती जल रही थी, उसके विपरीत वाली दीवार पर औरत की विशाल परछाई जरूरत से ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। मैंने देखा, उसने पोटली खोली, सबसे पहले इंसानी खोपड़ी उठाई,
एक बार फिर कुछ देर तक उसे इस तरह देखती रही जैसे वो इसकी सबसे प्यारी चीज हो। फिर रंगोली के नजदीक रखा एक छोटा सा मुकुट उठाया और इस तरह खोपड़ी के मस्तक पर बांध दिया जैसे उसका राज तिलक किया हो। मुकुट पहनाने के बाद उसने खोपड़ी को इस तरह संभाल कर रंगोली के बीचों बीच रखा जैसे कांच की बनी हो और उसे उसके टूट जाने का खतरा हो। फिर वो रंगोली पर सभी हड्डियों को क्रमपूर्वक सलीके से सजाने लगी। धड़ की जगह धड़, कलाई की जगह कलाई, हाथ की जगह हाथ और टांगों की जगह टांगे। अब रंगोली पर किसी व्यक्ति का पूरा कंकाल लेटा नजर आ रहा था। उस कंकाल के पैरों के नजदीक वो आलती पालती मार कर बैठ गई। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन, छाती और सिर तना हुआ, आंखें बंद। इस वक्त क्योंकि मैं उसके ठीक सामने वाले खंबे के पीछे थी, इसीलिए मुझे बालों के झरोखे से उसके होठ कुछ बुदबुदाते से नजर आ रहे थे, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। मैं न जान सकी कि ये उसके मंत्रों के जाप का असर था या कुछ और, कि उल्लुओं और चमगादड़ों ने उड़ना बंद कर दिया। छछूंदर भी अब इधर उधर नहीं दौड़ रहे थे। अभी उसकी आंखें बंद ही थीं। मंत्रों का जाप चल ही रहा था कि मैंने देखा रंगोली पर सजी हड्डियां हिलने लगी थीं। उनसे खड़खड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी थी। हॉल में ऐसी आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई मर्द कराह रहा हो। मुझे बालों के झरोखों से औरत की खुलती आंखें नजर आईं। वो सब इतना खौफनाक था कि मुझे लकवा सा मार गया। आंखें पथरा गईं, जुबान मानो मुंह में थी ही नहीं। बालों के झरोखों से नजर आने वाली आंखों में बड़ी अजीब सी चमक नजर आई। ऐसी चमक जैसे किसी वैज्ञानिक की आंखों में तब नजर आती है जब वर्षों की मेहनत के बाद वो अपने आविष्कार को साक्षात सामने देखता है। बहुत देर तक वो हड्डियों से निकलने वाली कराहों और उनकी खड़खड़ाहट को सुनती रही और कंकाल को कांपते देखती रही। फिर झुकी, अपना मुंह खोपड़ी के नजदीक ले गई और फुसफुसाते हुए कहने लगी, क्या तुम अभिजीत ही हो? हाँ। मैंने जब इस आवाज को खोपड़ी से निकलते महसूस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से देखने के बाद भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि खोपड़ी बोल भी सकती है, लेकिन जो था सामने था। मुझे मालूम था मेरे महबूब, मुझे मालूम था कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। खोपड़ी पर झुकी हुई उस खतरनाक औरत ने दीवानगी के आलम में कहा था, इतने वर्षों तक मैंने तपस्या ही इतनी घनघोर की है, काले जादू की सारी विद्याएं सीख ली हैं मैंने, और ये अंतिम विद्या थी। किसी भी आत्मा को मनचाहे स्थान पर बुला लेना, पर मैंने तुम्हें तुम्हारी हड्डियों में ही बुलाना मुनासिब समझा, क्योंकि मैंने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने का हुनर भी सीख लिया है। काश मेरे पास जिस्म होता मेरे सपनों की रानी। आवाज खोपड़ी से निकलती महसूस हो रही थी। होता तो तुझे अपनी बाहों में भर लेता। अब तक कहाँ थे तुम? न स्वर्ग में जगह मिली न नर्क में। हर जगह से ये कहकर दुत्कार दिया गया कि इसके जहन में मरने के बाद भी मोहब्बत भरी हुई है। अंतरिक्ष की कैद में था कि बेचैनी सी महसूस की। ऐसा लगा जैसे तू मुझे बुला रही है। शायद तेरे बुलाने में इतनी शक्ति थी कि मुझे अपने इस खंड खंड जिस्म में आना पड़ा। शायद तेरे मंत्रों में ताप ऐसा था कि मैं खिंचा चला आया। तुझे क्या पता कि मैं तेरी मोहब्बत के लिए कितना तरस रहा हूँ। पता है मेरे महबूब, मुझे सब पता है। तभी तो इतना कठिन परिश्रम करके, इतनी कठिन तपस्याएं करके वो शक्तियां प्राप्त की हैं जिनके बल पर मैं तुम्हें इस खंडित शरीर में बुला सकती हूँ। मगर शायद तुमने कभी अपनी महबूबा की तड़प को महसूस नहीं किया। किया होता तो कभी मेरे बुलाए बगैर भी तो आ जाते। मैं तो कितना चाहता था कि आऊं।
मानव खोपड़ी से निकलने वाली आवाज से एक तड़पते हुए प्रेमी का दर्द टपक रहा था। पर क्या तू नहीं जानती कि मैं चाहकर भी नहीं आ सकता था? इतनी शक्ति ही नहीं थी मुझ में। तुम्हारी कसम अभिजीत, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं। विरह में सुलगती औरत की आवाज भर्रा गई थी। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुझे आज भी तुम्हारी बाहों का कसाव याद आता है। मुझे आज भी तुम्हारे मेरे होठों को चूमना याद आता है। मुझे आज भी तुम्हारी वो अदा याद आती है, मेरे महबूब, जब तुम मेरे अंग अंग को चूमा करते थे। मैं मदहोश हो जाया करती थी। उफ। खोपड़ी से निकली तड़प चरम सीमा पर पहुंच गई। ऐसा है तो तू अपनी शक्तियों से मुझे शरीर क्यों नहीं दे देती? वो बाहें क्यों नहीं दे देती जिनमें मैं तुझे कस सकूं? वही तो कर रही हूं। ये सारी सिद्धियां मैंने तुम्हें शरीर देने के लिए ही तो प्राप्त की है। तुम्हारे लिए ही तो अघोरी बनी हूं मैं। गौर से अपनी हड्डियों को देखो और फिर ये देखो कि आज पूर्णिमा की रात है। कहने के साथ उसने रंगोली के ऊपर लटकी लड़की की तरफ इशारा किया था। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसका खून तुम्हारी हड्डियों पर चर्बी चढ़ाएगा। हड्डियों पर चर्बी चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को उसमें प्रत्यारोपित कर दूंगी और तुम उठकर खड़े हो जाओगे। मुझे ऐसा लगा जैसे खोपड़ी की आंखों के गड्ढे उल्टी लटकी लड़की के जिस्म पर स्थिर हो गए हों। एक बार फिर खोपड़ी से आवाज निकलती महसूस की। खुशी में झूमती हुई सी आवाज थी वो। क्या इसका खून पीते ही मेरी हड्डियों पर चर्बी चढ़ जाएगी? क्या मुझे आज ही मेरा जिस्म मिल जाएगा? नहीं, आज नहीं। औरत की आवाज में मायूसी थी। ये इतना आसान नहीं है। आज तो पहली बलि है। ऐसी ऐसी 7 बलियां देनी होंगी मुझे। हर बलि पर तुम्हारी इन हड्डियों में चर्बी बढ़ती जाएगी। 7वीं बलि पर तुम सशरीर उठकर खड़े हो जाओगे। और औरत के लहजे में गजब की दृढ़ता आ गई। मैं इस महानुष्ठान को पूरा करके रहूंगी। तीनों लोकों में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। खोपड़ी से फिर आवाज निकली। तो फिर देर क्यों कर रही हो? मुझे बलि दो, खून दो। मुझे इसका खून चाहिए। मुझे प्यास लगी है, बहुत प्यासा हूं मैं। मुझे खून चाहिए। अभी लो मेरे दिलबर, अभी लो। मैं इसे होश में तो ले आऊं, क्योंकि बेहोश बलि से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। कहने के बाद वो रंगोली के नजदीक रखी कांच की एक छोटी सी शीशी उठाने के साथ उठकर खड़ी हो गई थी। मैं सांस रोके सब कुछ देख रही थी। उसने जुनूनी अवस्था में शीशी का ढक्कन खोला, एक तरफ फेंका और शीशी को उल्टी लटकी लड़की के नथनों में अड़ा दिया। लड़की के हलक से कराहें निकलने लगी और जल्दी ही वो पूरी तरह होश में आ गई। अब उसके मुंह से दर्द में डूबी चीखें निकल रही थीं। आंखें हैरत से फटी हुई थीं और चेहरे के जर्रे जर्रे पर खौफ के साए मंडरा रहे थे। चीखों के बीच वो अपनी आवाज को बड़ी मुश्किल से शब्द दे सकी थी। कौन कौन हो तुम आंटी? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। औरत बड़े ही डरावने अंदाज में खिलखिलाई और खोपड़ी के हलक से इतना भयंकर अट्टहास फूटा कि अपनी अपनी छुपी हुई जगह से निकलकर उल्लू और चमगादड़ कर्कश आवाजों के साथ फिर से छटपटाते हुए अंदाज में उड़ने लगे। डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। ऐसा लग रहा था जैसे आदमखोर भेड़िया आकाश की तरफ मुंह उठाकर कह कहे लगा रहा हो। जो औरत कुछ देर पहले खोपड़ी से बात करते वक्त विरह की आग में सुलगती प्रेयसी लग रही थी, वो इस वक्त हंसती हुई डायन लग रही थी। लड़की के रोने और चीखने की आवाजें उन दोनों की आवाजों के पीछे दब कर रह गई थीं।
बड़े ही भीभत्स अंदाज में चिंघाड़ती हुई औरत झुकी और अगले ही पल रंगोली के एक तरफ रखा फरसा उठाकर सीधी खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कनें मानो बंद हो गईं। चांडाल औरत ने अपने आप को सीधा किया और 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 एक चिंगाड़ के साथ उसका फरसे वाला हाथ बिजली की सी तेजी की गति से चला और एक ही झटके में लड़की की गर्दन धड़ से अलग होकर हॉल के कोने में जा गिरी थी। ठीक उसी वक्त अगर मैंने अपने हाथ से अपना मुंह न भींच लिया होता तो मेरे मुंह से निकली चीख उस चांडाल औरत के कानों तक पहुंच जाती। बहुत ही डरावना दृश्य था वो। गर्दन कट जाने के बावजूद उस लड़की के मुंह से चीखें निकल रही थी। वो ठीक वैसी ही स्थिति में थी जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने के बाद वो काफी देर तक तड़पती रहती है। उल्टी लटकी लड़की की गर्दन से खून का सैलाब यूं फूटा था जैसे बांध टूटने पर सैलाब आ गया हो। उसकी गर्दन से निकला पूरा का पूरा खून धार बनकर सीधा खोपड़ी के खुले मुंह में गिरने लगा था। उधर हॉल के कोने में पड़ा लड़की का सिर तड़पता रहा, इधर उल्टा लटका उसका धड़ फड़फड़ाता रहा और खोपड़ी उसके गर्म और गाढ़े खून की धार से सराबोर होती रही। हॉल में चटकारा लेने की सी आवाजें ऐसे गूंजी जैसे किसी छोटे बच्चे ने शहद चाटने के बाद जीभ बजाई हो। ताजे खून से सराबोर खोपड़ी ने ऐसी डकार ली जैसे तृप्त हो गई हो। फिर उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे टीन के पत्थर को पत्थर पर घिसा गया हो। पहली बलि हो गई, 6 और चाहिए। औरत ने कहा, मैं चढ़ाऊंगी मेरे महबूब, खुशी से चढ़ाऊंगी, झूम झूम कर चढ़ाऊंगी। तुमसे मोहब्बत जो करती हूँ, और मोहब्बत करने वाले अपने दिलवर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो कुछ भी करने से डरे वो मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं समझ चुका हूँ कि मुझे शरीर मिल जाएगा मेरी महबूबा। अंतरिक्ष की कैद से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं जहाँ चाहूँगा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। मैं कब से तुमसे प्यार करने के लिए तरस रही हूँ। और मैं भी, उस खोपड़ी ने कहा। हम दोनों की मुराद ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे इसका दिल चाहिए। कहने के साथ बालों से झांकती औरत की आंखें लड़की के धड़ पर जम गई थीं। खोपड़ी ने पूछा, दिल? तुम्हें खून चाहिए, मुझे दिल। उन काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए मेरा दिल खाना ज़रूरी है मेरे सरताज, जिनके बूते पर तुम्हें तुम्हारी हड्डियों में बुलाया है। कहने के साथ औरत का फरसे वाला हाथ एक बार फिर चला। इस बार लड़की की छाती फट गई थी और दूर दूर तक खून के छींटे उछल गए। वो छींटे खुद औरत के नंगे जिस्म पर भी पड़े थे, मगर वो मुंह फाड़कर चिल्लाने वाले अंदाज में इस कदर हंसी थी जैसे वो सबके लिए जश्न हो। उसने उछलकर बायां हाथ लड़की के सीने के अंदर घुसेड़ा और उसका दिल बाहर निकाल लिया। वो अभी तक धड़क रहा था। औरत खून से लिसड़े दिल को इस तरह चबा चबा कर खाने लगी जैसे वो कोई अमरूद हो, और मैं उस दृश्य को नहीं देख सकी। मुझे उबकाई आ गई। चीख को तो किसी तरह रोके हुए थी, मगर उल्टी को न रोक सकी। जो खाया था वो जोरदार आवाज के साथ हाथ की सीमा तोड़कर पेट से बाहर निकल गया। वो औरत चौंक गई। बालों के झरोखे से उसने खंभे की तरफ देखा। गोश्त को चबा रहा उसका जबड़ा रुक गया था और फिर उसकी कर्कश आवाज मुकम्मल किले में गूंज गई थी। कौन है? मेरे समूचे जिस्म में मौत की सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? चांडालनी फिर दहाड़ी। सामने आ, नहीं तो खंबे के साथ तुझे भस्म कर दूंगी। मैं उस खंबे के पीछे से निकली। मारे खौफ के मेरे हाथ जुड़े हुए थे, जिसमें जूड़ी के मरीज की तरह कांप रहा था। होंठ थरथरा रहे थे। चेहरे के जिस जर्रे पर देखो खौफ ही खौफ।
आंखों में आंसू और मुंह से रोती हुई आवाज निकली, मुझे मुझे माफ कर दो। कौन है तू? सुकन्या। कहाँ रहती है? मुंबई में। यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं अपनी गांव आई थी। कौन सा गांव? चमनगढ़। क्या देखा तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। झूठ बोलती है। सच कहती हूँ दीदी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। इस बार वो कुछ बोली नहीं, बस घूरती रही मुझे, और मेरे बालों के उस पार उसकी आंखों के रूप में दो सुलगते हुए अंगारों को देखा। मैं एक बार फिर खुद को बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाना चाहती थी, मगर मेरी जुबान को लकवा मार गया। जो कहना चाहती थी वो मुंह से न निकल सका, जबकि डरावनी शय ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वो गुर्राई, मैं देख चुकी हूं कि तू मुझे तब से देख रही है जब मैं कब्रिस्तान में कब्र खोद रही थी। मैं ये भी देख चुकी हूं कि तू और तेरा पति एक ही बाइक पर थे और एक पेड़ से टकरा गए। तेरे पति ने ब्रेक मारकर बाइक रोकनी चाही, वो फिसल गई और कीचड़ पर फिसलती हुई पेड़ में जा लगी। तेरे पति का सिर पेड़ के तने से टकरा गया, वहां से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। होश में आया तो पानी मांगने लगा, फिर बेहोश हो गया तो तू पानी ढूंढने निकली और कब्रिस्तान में आ गई। वहां तूने मुझे देखा। मुझे काटो तो खून नहीं, और अब मैं देख रही हूं तेरे पति को होश आ चुका है। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। तुझे अपने आस पास न पाकर वो बौखलाया हुआ है और जोर जोर से तुझे आवाजें लगा रहा है। उसकी आवाजें सारे जंगल में गूंज रही हैं। इस एहसास ने मेरे रहे सहे हौसले भी पस्त कर दिए कि ये औरत यही खड़ी खड़ी सब कुछ देख सकती है। वो ज्यों ज्यों मेरे करीब आती जा रही थी, त्यों त्यों मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। मुझे यकीन हो चुका था कि नज़दीक आते ही ये खौफनाक शय अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गढ़ा देगी। मगर तभी मैंने एक और चमत्कार देखा। वो शय जो इस वक्त जन्मजात नंगी थी, अचानक सुर्ख साड़ी में नजर आने लगी। माथे पर सुर्ख बिंदिया, होठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सिर पर सोने का टीका, आधी आधी कलाइयों तक भरी हुई चूड़ियां, बीच में सोने के कंगन और सिर पर सुर्ख साड़ी का पल्लू। वो दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हन, खूबसूरत इतनी कि एक बार उसके चेहरे पर निगाह पड़ जाए तो फिर हटे ही नहीं। होठों पर किसी को भी दीवाना बना देने वाली मुस्कान के साथ वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने छलावों के बारे में सुना था, ये कि वो जब जैसा चाहे रूप धारण कर सकते हैं। उस वक्त मुझे वो औरत छलावा ही लगी और लगा कि वो मुझे छलने की कोशिश कर रही है। करीब आते ही अपने गंदे और नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गढ़ा देगी। जंगल में महकार मुझे पुकारता फिर रहा है। एक बार, यदि किसी तरह एक बार अपने महकार के पास पहुंच जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महकार, तुम्हें याद करने से ही मुझ में अजीब सी शक्ति आ गई। मेरे अंदर से कोई चीखा, भाग सुकन्या भाग, वरना ये खा जाएगी। बचने का बस यही एक तरीका है, भाग भाग, और भागकर किसी तरह अपने महकार के पास पहुंच जा। और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। अपने पीछे मैंने चूड़ियों की खनक और पायलों की छन छन सुनी थी। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, लेकिन साफ पता लग रहा था कि वो मेरे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता। वो मैं, भय की जाति के कारण जिसके जिस्म में जरा भी जान नहीं बची थी, बेतहाशा भागती चली जा रही थी।
मुझे नहीं मालूम था कि मैं किधर भाग रही हूँ। जिधर भाग रही हूँ महकार उधर है भी या नहीं। इस वक्त जहन में बस एक ही बात थी, वो ये कि किसी भी तरह खुद को दुनिया की सबसे खौफनाक शय से बचाना है। कहावत है कि जब मौत पीछे लगी हो तो इंसान यूं भागता है जैसे भूत पीछे लगे हों, और मेरे पीछे तो सचमुच की भूतनी लगी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं भागते भागते किले से कितनी दूर निकल आई, कब्रिस्तान कहाँ रह गया, मेरे रास्ते में पड़ा भी था या नहीं। लेकिन अचानक एहसास हुआ कि पीछे से न भागते कदमों की आवाज आ रही है, न चूड़ियों की खनक, न पायलों की रुंझुन। तो क्या उसने मेरा पीछा छोड़ दिया? भागते भागते मैंने पलट कर पीछे देखा। उसी क्षण बादलों की जबरदस्त घन गरज के साथ बिजली चमकी, और उस चमक में मुझे सामान्य से बहुत बड़ी और डरावनी छिपकली अपनी तरफ दौड़ती नजर आई। उसे देखकर मेरे हलक से चीख निकल गई। पैर पत्थर से टकराया, हलक से एक और चीख निकली और हवा में उछलने के बाद दूर जा गिरी। बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी महकार। तुम मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, और साथ ही ये भी महसूस किया कि छिपकली मेरे सिर पर आ गिरी थी। उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर? मैंने पगलाई हुई सी अवस्था में पूछा था। सुकन्या ठीक तो है? मेरे साथ आइए। कजारिया टेप ऑफ करने के बाद अपनी कुर्सी से उठा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं लपकने के से अंदाज में उसके पीछे बढ़ा था। जहां एक तरफ पूरी कहानी मेरा कलेजा हिलाए दे रही थी, ये सोचकर रूह कपकपाए दे रही थी कि मेरी मासूम सुकन्या को कितनी खौफनाक घटनाओं से गुजरना पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ इस गिल्टी की खातिर डूब मरने को दिल चाह रहा था कि मैं सुकन्या के दर्द को समझ न सका। लगातार इसी धुन में डूबा रहा कि वो भ्रम की शिकार है, और तीसरी तरफ ये सोच सोच कर मेरा मन दहाड़े मार मार कर रोने का कर रहा था कि जिस सुकन्या के बारे में मेरी ये धारणा बन गई थी कि उसने मेरी कसम तक की परवाह नहीं की, उसी कसम की खातिर वो किस तरह अपनी जान पर खेल गई थी। खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता मैं अब ये जानने के लिए इस कदर व्याकुल था कि मेरी सुकन्या किस हाल में है, कि कजारिया के क्लिनिक के बाहरी कमरे से अंदरूनी कमरे में जाने में जो 1 मिनट लगा, वो मुझे एक सदी जैसा लगा था। अंदर पहुंचकर देखा, वो आंखें बंद किए कजारिया की उस टेबल पर लेटी थी जिस पर वो मरीज को अतीत या पूर्व जन्म में ले जाता था। उसे ठीक ठाक और शांत भाव से सोती देखकर मुझे ऐसी राहत मिली थी जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल जाए। मेरे शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकल पड़े। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि पूरा किस्सा टेप करा देने के बाद भी ये ठीक है। कजारिया ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे मुझ पर तरस खा रहा हो, जबकि कम से कम उस वक्त मैं उसकी नजरों का मतलब जरा भी न समझते हुए बोला, इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर कि सुकन्या का ये सोचना वाकई वहम था कि छिपकली इसके सर को कुरेद कर अंदर घुस जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, कजारिया ने आहिस्ता से कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा केस मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया। कजारिया के चेहरे पर चिंता की ही नहीं बल्कि खौफ की लकीरें भी साफ नजर आ रही थीं। मुझे नहीं पता कि कोई अदृश्य छिपकली इस तरह किसी के सिर पर सवार हो भी सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो कैसे। मेडिकल साइंस इस बात को किसी कीमत पर सच मानने की परमिशन नहीं देती, मगर मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, चाहूं भी तो उसे झुठला नहीं सकता। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? मुझे बताओ डॉक्टर। मैं नहीं कह सकता कि वो छिपकली है या कोई और। उसे छिपकली तो हम केवल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी का कहना है कि वो छिपकली है, लेकिन इतना तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन लिया है कि इसके सिर पर कोई न कोई बला जरूर सवार है। मैंने अपने धाड़ धाड़ कर रहे दिल को काबू में रखने का प्रयास करते हुए पूछा, आपने क्या देखा और क्या सुन लिया है? आओ दिखाता हूं। कजारिया टेबल की तरफ बढ़ा, सुकन्या के सिर के करीब पहुंचा। मैं उसके साथ ही था। उसने अपनी उंगलियों से
सुकन्या के सिर के ठीक बीचों बीच से थोड़े से बाल हटाए और उनके हटते ही जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर सारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वहां एक जख्म था। देखने मात्र से पता लग रहा था कि जख्म बिल्कुल ताजा है और कुछ ही देर पहले किसी ने अपने नुकीले पंजों से खुरच कर बनाया है, जैसे चूहे ने किसी चीज को कुतर लिया हो। जख्म के कारण उसके उस हिस्से में जहां कपाल होता है एक गड्ढा नजर आ रहा था। मैं खुली आंखों से उस गड्ढे को देखता रह गया, मुंह से कुछ भी न बोल सका, जबकि कजारिया ने कहा, इसे देखने के बाद मैं बेहद बेहद हैरान और फिक्रमंद हूं। मैंने मूर्खों की तरह पूछा, क्या ये छिपकली ने बनाया है? आपकी पत्नी की बातों पर यकीन करें तो हाँ, वरना किसी न किसी ने तो बनाया ही है। जख्म बिल्कुल ताजा है, इसीलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये जख्म इसके सिर पर मेरे क्लिनिक पर आने से पहले का होगा। आपको सुकन्या का सिर चेक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे ही मैं इसे हिप्नोटिज्म से बाहर लाया, मैंने ऐसा खेल देखा जैसा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कैसा खेल? मेरी रूह तक कांप गई थी। इससे पहले कि मेरे सारे मरीज जब हिप्नोटिज्म से बाहर आए तो खुश, तनाव मुक्त और आनंद में डूबे होते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी का कारण जान लिया होता था। मगर उन सभी से उलट, जैसे ही मैं इसे हिप्नोटिज्म से बाहर लाया तो ये दर्द से छटपटाने लगी। अपने सिर की तरफ देखती हुई बार बार कहने लगी, मेरे सिर को मत कुरेदो। बात अगर इतनी ही होती तब भी शायद मैं ये सोचकर रह जाता कि मरीज के दिमाग पर अभी अभी उस खौफनाक घटना का असर है जो इसने देखी थी। मगर तभी मैंने इसके मुंह से दूसरी आवाज सुनी। दूसरी आवाज? मैं उछल पड़ा। बड़ी ही भयानक और डरावनी आवाज थी वो। कहते वक्त कजारिया के चेहरे पर खौफ के साए नजर आने लगे थे, ऐसी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो आवाज भी सुकन्या के मुंह से ही निकली थी। यही तो हैरत की बात है। क्या कहा उसने? वो गुस्से में नजर आ रही थी। कहने लगी, अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक समझती है तू। मेरे कहर से बचने की अच्छी तरकीब निकाली तूने। खुद को लाश बनाकर सारी घटना ठेप करा दी, मगर किसी भी तरह की चालाकी दिखाकर तू मेरे कहर से बच नहीं सकती। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुझे ऐसा दर्द देकर मारूंगी जैसे पहले कभी किसी ने नहीं मारा होगा। इसीलिए मैंने उस वक्त तेरे सिर को नहीं खुलचा जब तू लाश बनी हुई थी, क्योंकि उस तरह तू मेरे द्वारा दिए जाने वाले दर्द को महसूस नहीं करती। ले, अब भुगत तू अपनी करनी की सजा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो दीदी, उसने अपनी ओरिजिनल आवाज में कहा था। मेरे सिर को मत खुरचो, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज ऐसी भयानक सजा मत दो मुझे। फिर उसने उसी भयानक आवाज में अट्टहास लगाया जो मेरे जिस्म में बहने वाले खून को ठंडा करती चली गई थी। उस दृश्य को याद करके कजारिया की आंखें आतंक में डूबी नजर आने लगी थीं। मैंने देखा, कभी तुम्हारी पत्नी के मुंह से उसकी ओरिजिनल आवाज निकल रही थी और कभी डरावनी आवाज, जैसे दोनों में युद्ध चल रहा था। जैसे भयानक आवाज उसे सताकर खुश हो रही थी और उसकी आवाज उस असहनीय पीड़ा से छटपटा रही हो। मैंने कांपते दिल से पूछा, उसके बाद? वो सब मुझ पर देखा नहीं गया और नहीं सुना गया, इसीलिए मैंने इसे फिर से हिप्नोटाइज कर दिया, कजारिया ने कहा। वैसा होते ही सब कुछ शांत हो गया। न ये छटपटा रही थी और न ही ये गिड़गिड़ा रही थी, न ही रहम की भीख मांग रही थी और न ही भयानक अंदाज में कहकहे लगा रही थी। अपने स्थान पर खड़ा थर थर कांप रहा मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या था, मगर कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद जब खुद को किसी तरह काबू में कर लिया, तब सोचा कि इसके सिर को चेक करना चाहिए। किसी ने सचमुच इसके सिर को खुरचा है या फिर वो सब इसका वहम था। पुष्टि करने के लिए मैंने सिर देखा तो जख्म को देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया। मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके पर्स में तुम्हारा नंबर मौजूद था। तुम्हें फोन करने के अलावा मुझे और कुछ न सूझा। कजारिया के चुप होने के बाद
बहुत देर तक मेरी समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। खौफ से थर्राया हुआ दिल मेरी पसलियों पर सिर पटक रहा था। दिमाग में कोई विचार ही बाकी न बचा था, जैसे उसमें शून्य ने आकर कब्जा जमा लिया हो। वहां छाई चुप्पी कजारिया ने ही तोड़ी। अब तो मुझे इसे हिप्नोटिज्म से बाहर लाने में भी डर लग रहा है, पर इसे इस तरह कैसे रख सकते हैं और कब तक? मेरे दिमाग में भी यही सवाल है। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। फिर दिमाग में ये ख्याल उभरा कि डॉक्टर कजारिया ने ये नई बात बताई है कि उसने सुकन्या के मुंह से 2 आवाजें सुनी। कम से कम मेरे सामने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद इसीलिए मन में सुकन्या को वापस होश में लाने की जिज्ञासा जागी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं डॉक्टर, वो सब कैसे हुआ। इसीलिए आप इसे हिप्नोटिज्म से बाहर ले आइए। अगर फिर वही सब शुरू हो गया तो? कजारिया डरा हुआ था। वही देखना चाहता हूं मैं कि शुरू होता है या नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से कह सका था, अगर फिर वैसा ही हो तो आप जल्दी से जल्दी इसे फिर से हिप्नोटाइज कर देना। शायद कजारिया भी ये देखना चाहता था कि पुनः वही प्रक्रिया शुरू होती है या नहीं। मेरी स्वीकृति ने उसे बल दिया। वो अपनी मशीन की तरफ बढ़ा, उस मशीन की तरफ जिस पर 50 रंग बिरंगे बल्ब लगे हुए थे, जिससे कई कंप्यूटर और ऐसी ऐसी मशीनें अटैच थीं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। उसने मशीन में लगे बल्ब ऑफ करने शुरू किए। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था और वो बार बार सुकन्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। एक एक करके उसने सभी बल्ब ऑफ कर दिए और अंत में जैसे ही मशीन से अटैच्ड वो पट्टा हटाया जो सुकन्या के मस्तक को उससे जोड़े हुए था, सुकन्या की आंखें खुल गईं। वो खाली खाली आंखों से मशीन से अटैच्ड उस बड़ी सी फोकस लाइट को देख रही थी जो ठीक उसके सिर के ऊपर लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कजारिया की हालत क्या थी, क्योंकि मैं उसकी तरफ नहीं, एकटक सुकन्या की तरफ देख रहा था और अपने दिल के धड़कने की आवाज मेरे कानों से इस तरह टकरा रही थी जैसे स्टेथोस्कोप से सुन रहा हूं। सुकन्या के जिस्म में हरकत हुई और एकाएक वो इस तरह उठकर बैठ गई जैसे किसी और ने ऐसा किया हो। वो मेरी तरफ देख रही थी और जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इस वक्त मुझे सुकन्या नहीं बल्कि उसकी आंखों से कोई और देख रहा हो। वो मुस्कुराई। बड़ी ही डरावनी मुस्कुराहट थी वो, ऐसी जिसने मेरे सारे जिस्म में मौत की सिहरन दौड़ा दी हो। भले ही मैंने चाहे जितना संभल कर कहा हो, मगर आवाज बुरी तरह कांप रही थी। तुम ठीक हो ना सुकन्या? मान गई। उसके मुंह से डरावनी आवाज निकली। मान गई कि ये तुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं अभिजीत से। कौन हो तुम? मेरा जिस्म पसीने पसीने हो गया था। वो बड़े ही डरावने अंदाज में हंसती हुई बोली, छिपकली, प्लीज मेरी सुकन्या का पीछा छोड़ दो। डर की ज्यादती के कारण मैंने हाथ जोड़ लिए। पीछा कहाँ कर रही हूं मैं तो इसके साथ, इसके सिर पर हूं। पीछा तो तब किया था जब इसने किले से भागने की कोशिश की। सोचती थी कि इस तरह बचकर भाग जाएगी। आज तक मुझसे कोई बचा है जो ये बचेगी? वो सुकन्या की गलती थी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। माफ कर दो सुकन्या को। इसकी वो गलती तो मैंने माफ कर दी थी, तभी तो इसके सिर को खुरचा नहीं था। बस चुपचाप चैन से इसके साथ थी। लेकिन फिर इसने तुम्हें वो सब बताने की कोशिश की और तब मैंने इसके सिर को खुरचना शुरू किया और कहा कि अगर किसी को कुछ बताएगी तो इसी तरह सिर खुरच कर इसके सर के अंदर घुस जाऊंगी। इसने वादा किया था कि ऐसा नहीं करेगी, पर इसने अपना वादा तोड़ दिया। उसका दोषी मैं हूं। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे बातें करनी शुरू कर दी थी। तुम तो जानती ही होगी, मैं ही इससे बार बार उस रात के बारे में पूछता था। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? तो फिर उसकी सजा मुझे दो। क्या कहना चाहते हो? किसी ने सुकन्या की आंखों से मुझे बहुत ही तीखे अंदाज में देखा था। इसके सिर को छोड़कर
तेरे सिर पर आ जाऊं? 1 सेकंड के लिए तो मैं बौखला ही गया था, लेकिन अगले ही पल मैंने पूरी दृढ़ता से कहा, हाँ, अगर रहने के लिए तुम्हें एक सिर चाहिए तो मेरा सिर हाजिर है, मगर सुकन्या को छोड़ दो। वो छत की तरफ चेहरा उठाकर खिलखिलाकर हंसी। खून को जमा देने वाली खिलखिलाहट थी। बोली, "हाँ, मान गई कि सुकन्या तुम्हें ही नहीं, तुम भी सुकन्या से उतना ही प्यार करते हो, ठीक उतना ही जितना अभिजीत मुझसे करता है। इसीलिए जी चाहता है तुम दोनों को माफ कर दूं। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागने लगी। लगभग रोते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मगर क्या करूं, मजबूरी है। मेरी दुनिया के भी कुछ नियम हैं। मैं चाहकर भी सुकन्या को माफ नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो, मैंने हाथ जोड़कर कहा। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सुकन्या के बगैर नहीं रह सकता। तो क्या हुआ, तू भी अघोरी बन जाना, काला जादू सीख लेना और फिर मेरी तरह सुकन्या को उसकी हड्डियों में बुलाया करना। अब तो तुमने जान ही लिया है कि किसी की भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, मगर देखने और करने में बहुत अंतर है, बहुत मेहनत है। उन काली विद्याओं को प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं, जिनके बूते पर आज मैं तुम्हारी पत्नी के मुंह से तुमसे बात कर रही हूं। ठीक कहा तुमने। मैंने उसे खुश करने की मंशा से कहा था, उन शक्तियों को तुम जैसी ही कोई लड़की पा सकती है। मुझ जैसे साधारण आदमी के वो सब बस का नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं, हमें माफ कर दो। एक बात कही तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? इस बार वो थोड़ी नाराज नजर आई। बताया तो है, मैं अपनी दुनिया के नियमों से बंधी हूं, और फिर ये समझौता सुकन्या ने तोड़ा है। और उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर है कि बड़ी चालाकी से तोड़ा है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाया तेरी बीवी ने। समय रहते समझ गई कि अगर होशो हवास में रहते किसी को बताने की कोशिश की तो मैं बात पूरी होने से पहले ही इसे मार डालूंगी। लेकिन अब ये इस दर्द से नहीं बच सकती, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब जब ये होश में आ गई है तो मैं इसे तड़पाऊंगी, ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं। सुकन्या के मुंह से ओरिजिनल वॉइस निकली और साथ ही वो इस तरह छटपटाने लगी जैसे किसी को जलती हुई आग में झोंक दिया हो। प्लीज प्लीज तुम जो भी करो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं रोता हुआ दहाड़ उठा। मेरी खातिर, हमारे प्यार की खातिर सुकन्या को बख्श दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मेरी किसी गिड़गिड़ाहट का उस शैतानी भला पर कोई असर नहीं हुआ। सुकन्या मेरी आंखों के सामने यूं ही तड़पती रही। वही खेल शुरू हो गया था जो डॉक्टर कजारिया ने बताया था। सुकन्या के मुंह से वैसे ही अट्टहास भी फूट रहे थे जैसे शैतान के मुंह से किसी को तकलीफ देते वक्त फूटते हैं, और वैसी चीखें भी जैसे तकलीफ से गुजरते वक्त किसी के मुंह से निकलती हैं। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज इसे हिप्नोटाइज करो, डॉक्टर प्लीज प्लीज जल्दी करो डॉक्टर। दहाड़ने के साथ मैं न केवल सुकन्या के करीब पहुंच गया था बल्कि उसके सिर को सहलाने लगा था। कुछ भी तो नहीं था वहां, कुछ भी नहीं। कजारिया ने पूरी फुर्ती से सबसे पहले सुकन्या के माथे पर पट्टा कसा, फिर बिजली की सी गति से मशीन के सारे बल्ब ऑन करता चला गया। फिर भी सुकन्या को मशीन से जोड़ने में उसे 7-8 मिनट लग गए थे और वो पूरी मशीन से जुड़ चुकी थी। इस बात का पता मुझे तभी लगा जब सुकन्या के मुंह से किसी भी तरह की आवाज आनी बंद हो गई। अब वो पहले की तरह सोई हुई नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से सिर चेक किया। वहां ताज़ा खून और गोश्त के कतरे मौजूद थे और गड्ढा थोड़ा गहरा हो चुका था। उस सब को देखकर मेरी जो हालत हुई उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मुझे उस बात से राहत मिली जिससे दुख होना चाहिए था। ये बात मेरी समझ में अगले कुछ दिनों में आई। तब
जबकि मैं उसे शहर भर के डॉक्टरों के पास दौड़ा दौड़ा फिर रहा था। कजारिया की टेबल से उठाने से पहले मैंने उससे सुकन्या को बेहोश कर देने के लिए कहा था। उसने वैसा ही किया। मैं उसे घर ले आया। होश में आते ही वो फिर चीखने चिल्लाने लगती। छिपकली तभी अपना काम शुरू करती जब वो होश में होती थी। जैसे ही सुकन्या को बेहोश कर दिया जाता, वो उसके सिर को खुरचना बंद कर देती। बड़ी अजीब मुसीबत थी। भला कोई कब तक इस तरह नींद और बेहोशी के इंजेक्शन पर रखा जा सकता है? रखें भी तो उसका मतलब क्या हुआ? इंसान तो मरा हुआ है, बल्कि उससे भी बदतर, न जिंदा है और न मरा हुआ। मैं डॉक्टरों के पास भागा फिर रहा था। शायद ही मुंबई का कोई डॉक्टर छोड़ा हो। जिस भी नए डॉक्टर से मिलता, वो कहता मरीज को देखे बगैर और उसे होश में लाए बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं सुकन्या को ले जाता, डॉक्टर होश में लाता और फिर वही खूनी खेल शुरू हो जाता। डॉक्टर उसे फिर बेहोश करता और ये कहकर पल्ला झाड़ लेता कि मरीज को भ्रम हुआ है। वो जितनी बार होश में आती, गड्ढा कुछ और गहरा हो जाता। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि वो कपाल के अंदर पहुंचने वाली है। होश में आते ही सुकन्या जिस कदर तड़पती थी, वो तड़प मुझ पर देखी नहीं जाती थी। और सच कहता हूं अंगद, उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि इतनी पीड़ा झेलने से तो अच्छा है कि सुकन्या मर ही जाए। जरा सोच कर देखो, मैं उसकी मौत की दुआ करने लगा था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस जगह पहुंचकर मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान अपने सबसे प्रिय शख्स की मौत को भी सह सकता है, मगर उसके कष्ट को नहीं सह सकता। तभी तो एक बार जब एक डॉक्टर उसे होश में लाया और छिपकली ने अपना काम करना शुरू किया, तो मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा था, अगर तू इसे मारना ही चाहती है तो मार डाल, मगर इस तरह तड़पा तड़पा कर मत मार। जब ये बेहोश हो तभी अपनी हवस पूरी कर ले। मगर उसे तो जैसे इस खेल में मजा आ रहा था। मैं लीलावती अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। सारे एक्सरे कराए, सीटी स्कैन, एमआरआई दिखाए। शुरू से ही तब तक की सारी केस हिस्ट्री बताई। ये भी बताया कि ये बला सुकन्या के सिर पर कब और कहां से और क्यों सवार हुई थी। लेकिन उससे भी अन्य डॉक्टर्स की तरह सिरे से किसी छिपकली के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तुम्हारी पत्नी के सिर पर कोई छिपकली सवार नहीं है। उसे दिमाग की कोई बीमारी लग गई है, एडमिट करना पड़ेगा। सहमत न होते हुए भी मैंने सुकन्या को एडमिट कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये रिक्वेस्ट जरूर की कि उसे होश में न लाएं। जो भी इलाज करना हो बेहोश रखकर ही किया जाए। अस्पताल में उसके सिर के जख्म को भरने का इलाज शुरू कर दिया गया था। उस पर हमेशा पट्टी बंधी रहती। जख्म भरने भी लगा था। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि सुकन्या के दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बस इतना कहा, उसे बेहोश रखकर जो भी किया जा सकता है आप कीजिए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन के दरमियान तो वो वैसे भी बेहोश ही रहेगी। तो मैंने परमिशन दे दी। ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सफल हुआ है। तीसरे दिन उसे होश में लाने की बात उठी। मैंने कहा, अगर फिर वही सब हुआ डॉक्टर तो? डॉक्टर हंसने लगा। बोला, डरो मत, मेरे ख्याल से अब वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी किसी इंसान को हमेशा बेहोश कैसे रख सकते हैं? और होश में लाए बगैर हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस ऑपरेशन का कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं? डॉक्टर की बात 100% तर्कसंगत थी। परमिशन देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। बस इतनी रिक्वेस्ट थी कि जब उसे होश में लाया जाए तो मैं उसके सामने रहूं। हालांकि मैं सुकन्या को तड़पते देख नहीं पाता था, मगर यह भी मंजूर नहीं था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दर्द से तड़पती रहे। एक बार फिर उसे होश में लाया गया। एक बार फिर छिपकली का तांडव शुरू हो गया और मैं पागलों की तरह चीखने लगा, आपके ऑपरेशन से कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, प्लीज प्लीज उसे जल्दी से बेहोश कीजिए। डॉक्टरों ने भी खूब फुर्ती दिखाई, लेकिन शायद समय पूरा हो चुका था। मैं उसे सुकन्या की मौत नहीं कहूंगा, मुक्ति कहूंगा। उसे असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिली थी। उसे नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति मिली थी। मगर जो कुछ हुआ था उसे देखकर जहां मेरे होश फाख्ता हो गए थे, वहां डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। ऐसा क्या हुआ था? तरुणा ने पूछा। जिस वक्त सुकन्या को नींद के इंजेक्शन देने की कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक जोरदार आवाज के साथ उसका ऐसा कपाल फटा
कि सभी डॉक्टर और नर्सें उछलकर उससे दूर हट गए। सुकन्या का कपाल किसी छोटे से बम की तरह फटा था और खून और गोश्त इस तरह उछला था जैसे फटने पर बम का बारूद उछलता है। मेरे साथ ही सभी उस जख्म को ऐसे देख रहे थे कि सबके हलक से चीखें निकल गई थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त वही छिपकली सुकन्या के सिर से रूम के फर्श पर कूदी थी, जिसे कुछ देर पहले हमने रिम्पी के सिर से कूदकर तरुणा के पेट पर गायब होते देखा है। छिपकली दौड़कर बाथरूम में चली गई। मैं चीख पड़ा था, देखो, मैंने कहा था कि सुकन्या के सिर पर छिपकली है। डॉक्टर इस बात पर हैरान जरूर थे कि वहां छिपकली कहां से आ गई, मगर अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो छिपकली सुकन्या के सर में ही रहती थी। लेकिन उनके मानने न मानने से अब मुझ पर क्या फर्क पड़ने वाला था। सुकन्या की लाश मेरे सामने पड़ी थी, मगर कम से कम उस वक्त मैं रोया नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसे मुक्ति मिली थी, नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति, असहनीय पीड़ा से मुक्ति। और अब जब मैंने उसी छिपकली को रिम्पी के सिर पर देखा है, महकार कहता चला जा रहा था, मैंने ही क्यों, तुम दोनों ने भी देखा है। शायद तुम भी समझ गए होगे कि मेरी रिम्पी को कोई नहीं बचा सकता, ठीक उसी तरह जैसे सुकन्या को कोई नहीं बचा सका। वो रिम्पी की ऐसी हालत कर देगी कि शायद एक दिन मैं भगवान से सुकन्या की तरह उसकी भी मौत मांगने लगूंगा। नहीं महकार, नहीं। अंगद के जबड़े कस गए थे, चेहरा सुर्ख हो गया था, भूकंप जैसे भाव उसके चेहरे पर थे। मुट्ठियां भींचे हुए उसने कहा था, मैं रिम्पी को कुछ नहीं होने दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता अंगद। महकार के हर लफ्ज में निराशा के भाव थे। क्या सुकन्या के बारे में सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई कुछ कर सकता है? उसने मेरी दीदी को तड़पा तड़पा कर मारा है, तिल तिल करके मारा है, और अब वो हरामजादी मेरी भांजी को मारने आई है। अंगद के मुंह से लफ्ज नहीं, अंगारे निकल रहे थे। मैं कसम खाता हूं कि मैं भी उससे गिन गिन कर बदला लूंगा। महकार ने चौंक कर अंगद की तरफ देखा था। सुकन्या तुम्हारी दीदी और रिम्पी, ये तुम क्या कह रहे हो अंगद? और तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्योंकि मैं सुजान हूं महकार, सुजान हूं मैं। हलफ फाड़ने के साथ ही वो रो पड़ा था। वो सुजान जो 12 साल से अपनी दीदी के लिए तड़प रहा था, वो सुजान जिसे किस्मत जब दीदी के घर लाई तो दीदी ही नहीं थी, वो सुजान जिसे कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी दीदी के दर्दनाक अंत की कहानी सुननी पड़ी, और वो सुजान जिसकी आंखों के सामने वो हरामजादी छिपकली अभी अभी मेरी भांजी के सिर से कूद कर गई है। उस भांजी के सिर से जो मेरी दीदी की आखिरी निशानी है, जो मेरी दीदी की परछाई है। मैं नहीं मरने दूंगा। मैं रिम्पी को कुछ भी नहीं होने दूंगा महकार। उससे पहले ही मैं उस छिपकली को फाड़ दूंगा। महकार पर कुछ भी कहते न बन पड़ा। वो अंगद की तरह इस तरह देख रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हो। बहुत देर बाद बोला, अगर तुम सुजान हो तो इस बात का तो दुख मुझे भी है। अंगद, तुम बहुत देर से आए। 5 साल पहले आ गए होते तो कुछ तो सुख मिल जाता सुकन्या को। मरने से पहले कम से कम एक बार वो अपने भाई को तो देख लेती। मैंने तुमसे कहा था ना तरुणा, कि पता नहीं किस्मत मुझसे क्या कराना चाहती है। उसने तरुणा की तरफ पलटते हुए कहा, अब मेरी समझ में आ गया। उस छिपकली की तबाही ऊपर वाले ने शायद मेरे हाथों ही लिखी है, इसीलिए उसने मुझे यहां भेजा है। तुम क्या कह रहे हो अंगद? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महकार बोला, तुम रिम्पी की जिद पर एक थी डायन के सेट से इमरान हाशमी को लेने गए थे, मगर हालात ऐसे बने कि मुझे लेकर आ गए। कुदरत ने किस तरह घुमा फिरा कर मुझे मेरी दीदी के घर भेज दिया। दीदी के दर्दनाक अंत की कहानी, और अब मुझे ये पता लगना कि उस खतरनाक औरत के निशाने पर मेरी भांजी है। इस सब का कोई तो मतलब होगा महकार, कोई तो मतलब होगा। संभालो अंगद, संभालो खुद को। काफी देर से खामोश खड़ी तरुणा बोली। अंगद के कुछ भी कहने से पहले ही महकार बोल पड़ा, ये बात तो समझ में आ गई थी कि वो सुकन्या के पीछे क्यों पड़ी, क्यों उसकी जान ली, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि वो रिम्पी के सिर पर क्यों सवार हो गई। मासूम रिम्पी ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि वो पूर्णिमा को पैदा हुई है।
तरुणा ने कहा। पूर्णिमा को पैदा हुई है? इससे उसके रिम्पी के सिर पर सवार होने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं हुआ। बेसिर पैर के अनुमान मत लगाओ तरुणा। अंगद समझ गया था कि तरुणा महकार को उसके सपने के बारे में बताने वाली है। ये बात उसके दिमाग में फौरन आ गई थी कि यदि महकार को उसके सपने के बारे में पता लग गया तो वो निराशा के ऐसे भंवर में डूब जाएगा जिससे कभी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए तरुणा के कुछ भी कहने से पहले वो कहता चला गया, यदि वो पूर्णिमा की रात को दीदी के सिर पर सवार हुई तो इससे रिम्पी के पूर्णिमा को पैदा होने का क्या संबंध हुआ? कुछ नहीं। बेकार की बातें मत जोड़ो तरुणा। तरुणा बौखला कर रह गई। टॉपिक को पूरी तरह चेंज करने की मंशा से अंगद आगे भी कुछ कहने वाला था कि उसका मोबाइल बजा। कॉल रिसीव करके हेलो कहा। दूसरी तरफ से काले खां की उत्तेजना से भरी आवाज उभरी, अंगद, जितनी जल्दी हो सके अखिल के घर पहुंच जाओ। अखिल? अंगद चौंका। कौन अखिल? ओह सॉरी। काले खां की आवाज बता रही थी कि वो इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम अखिल को नहीं जानते। अखिल असल में धनपत के ड्राइवर का नाम है। इस वक्त मैं उसी के घर हूं। लेकिन वहां क्यों? मेरा उससे क्या मतलब? कुछ ऐसा घट गया है जिसके बाद मुझ जैसे शख्स को ये मानना पड़ रहा है कि तुम्हारा सपना 100% सच्चा है। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस केस में आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे तुमसे कुछ जानकारियां लेनी है, शायद इसी से ये केस सॉल्व हो सके। क्या हुआ? बहुत ही हैरत अंगेज घटना घटी है, कुछ ऐसी कि फोन पर नहीं बताई जा सकती। जितनी जल्दी हो सके यहां आ जाओ। पर कुछ तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, आखिर हुआ क्या? काले खां ने उसकी बात काट कर निखिल का एड्रेस बताया और एक बार फिर तुरंत आने के लिए कहकर फोन काट दिया। अंगद हकबकाई सी अवस्था में खड़ा रह गया। तरुणा ने पूछा, क्या हुआ अंगद? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो खतरनाक हुआ है। हाँ तो नंदिनी जी, अब आप मुझे अपनी सीधी सपाट जुबान में ये बताएं कि धनपत का कल्याण क्यों किया। थाने में अपनी कुर्सी पर बैठे काले खां ने ये शब्द कहे और फिर खुद ही अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी कितना घोंचू हूं। वो सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब मुझे मालूम है, और मालूम ये है कि आपने उसका कल्याण इसलिए कर दिया क्योंकि किसी तरह आपको ये पता लग गया कि हमने उसे आपकी शिनाख्त करने के लिए बुलाया है। वो ऐसा न कर पाए, इसीलिए आपने हमारे पास पहुंचने से पहले ही उसका रास्ता बदलकर सर्विस लेन में बुला लिया और अपने कमरे की खिड़की से धक्का देकर उसका काम तमाम कर दिया। मैंने भला उसे सर्विस लेन में कब बुलाया? नंदिनी के चेहरे पर थाने में बैठी होने के बावजूद घबराहट का कोई भाव न था। और जब मैं किसी धनपत को जानती ही नहीं तो उसे बुला कैसे सकती हूं? जानती थी या नहीं जानती थी, इसका सबूत आपके फोन में मौजूद है। काले खां ने अपने हाथ से मौजूद उसका मोबाइल उसी को दिखाते हुए कहा, आपने एक नहीं बल्कि 2 बार। मैं पहले भी कह चुकी हूं ऑफिसर, वो फोन मैंने नहीं किए। ये मोबाइल गवाह है। कितनी बार कहूं? पार्टी के दरमियान मेरा फोन गुम हो गया था। काफी देर गुम रहा। जब पता लगा कि फोन मेरे पास नहीं है तो ढूंढ मची। बाद में लिफ्ट में पड़ा मिला और आपने उठाकर वापस अंटी में रख लिया। ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि इस बीच इससे कोई कॉल तो नहीं की गई। ऐसा ही हुआ था। मेरी आदत ऐसे झांसों में आने की नहीं है। मैं कोई झांसा आपको नहीं दे रही हूं। आप पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरा मोबाइल एक बार गुम होकर लिफ्ट में मिला था या नहीं। इस बात का अच्छा खासा शोर मच गया था वहां, और उस वक्त भी आप पार्टी में ही मौजूद थी जब धनपत की आवाज गूंजी थी। ये भी बता चुकी हूं, आप इमरान से पूछ सकते हैं। उस वक्त मैं उसी से बात कर रही थी। वो बेचारा क्या बताएगा, उसे तो आपने किसी जादू से कुछ ही देर में अपना बजर बट्टू बना लिया है। मतलब? बजर बट्टू तो वही बोलेगा ना जो बंदरिया चाहेगी। पहली बात तो ये आरोप ही गलत है कि मैंने उस पर कोई जादू किया है। फिर भी अगर आप ऐसा कुछ समझते हैं तो पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं। सब पर तो जादू नहीं कर दिया होगा मैंने। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी खोपड़ी से ये गलत फहमी निकालनी जरूरी लग रही है कि तुमने इमरान हाशमी को अपने इस अनुपम रूप जाल में फंसा लिया है। मतलब?
वो इमरान हाशमी नहीं है। चौंकती हुई नंदिनी ने कहा, फिर कौन है? इमरान हाशमी का डुप्लीकेट। उसका नाम अंगद है। फिल्मों में इमरान के बॉडी डबल का रोल करता है। महकार उसे रिम्पी को बहकाने के लिए उठा लाया था। नंदिनी के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे उसे हैरत ही नहीं हुई, बल्कि गहरा धक्का पहुंचा हो। रह गई ना सन्न? सन्न वन्न कुछ नहीं, मुझे केवल आश्चर्य हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल 100% इमरान हाशमी नजर आता है। मेरा ख्याल है कि अब आप उस पर लाइन नहीं मारेंगी। देखिए, मैं पहले भी उस पर कोई लाइन नहीं मार रही थी। मोहतरमा। काले खां ने अपनी दोनों कोहनियां मेज के टॉप पर रखी और दोनों हाथों में अपने दोनों गाल भरता हुआ बोला, जब हवालात के अंदर वाले कमरे में ले जाऊंगा, उस कमरे में जिसे टॉर्चर रूम कहा जाता है, तो आपकी जुबान खुल जाएगी। मैं फिर कहती हूं। नंदिनी ने कर्कश लहजे में चेतावनी दी, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो खोखली धमकियों से डर जाएं और गिड़गिड़ाने लगें। मेरा नाम काले खां है मोहतरमा। मैं जब अपनी करनी पर आता हूं तो पत्थरों को भी बुलवा देता हूं। और मेरा नाम भी नंदिनी दास है। कड़क लहजे के कहने के साथ ही उसने काले खां की आंखों में आंखें डाल दी। बगैर किसी ठोस सबूत के अगर आपने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। भन्नाए हुए काले खां ने तुर्रे पर तुर्रा जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि काफी देर से नंदिनी के तेवरों को देखकर थर्राया सा खड़ा राजपाल बोला, सर क्या हो गया है आपको? आप तो हमेशा इतने सबूत जुटाने के बाद अपराधी से बात करते हैं, जिनके बाद उसे मुकरने का कोई मौका नहीं मिलता। काले खां को झटका सा लगा। बात तो सही कही थी राजपाल ने। वो अपराधी से बात ही तब करता था जब उसके खिलाफ इतने सबूत जुटा लेता था कि वो मुकर नहीं पाता था। शायद इसका कारण ये है कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज्यादा सही होगा कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बढ़े किस दिशा में। ऊपर से ये लड़की, काले खां ने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी जिसके चेहरे पर थाने में आने के बाद भी शिकन तक न हो, बल्कि वो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर हर सवाल का जवाब उससे ज्यादा अकड़ कर दे रही थी। फिर भले ही राजपाल की इस बात में पूरा दम न हो कि वो हिप्नोटिज्म जानती थी, मगर उसकी आंखों में ऐसा कुछ जरूर था कि वो एक बार भी लंबे समय तक उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाया था। हर बार उसे ही आंखें चुरानी पड़ी थीं। शायद यही सब उसकी झुंझलाहट का कारण था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं। बता चुकी हूं कि काले जादू और अघोरियों पर रिसर्च कर रही हूं। आप मुझे किसी गंवारू लड़की की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, लॉजिकल बातें कीजिए। आपका एटीट्यूड शुरू से ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल देखते ही आप मुझ पर इस तरह टूट पड़े जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। फिर भी मैंने आपको अपने फ्लैट में ले जाकर शांति से हर सवाल का जवाब दिया। उसके बाद एक आदमी सर्विस लेन में गिरकर मरता है और आप धड़ाक से इतने लोगों के बीच में मेरे हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं, यानी बगैर किसी ठोस सबूत के सरेआम मेरी बेइज्जती करते हैं। ये सब क्या है? उसे आपके फ्लैट की खिड़की से धक्का दिया गया था। आपके मोबाइल से उसको 2 बार कॉल की गई थी। क्या ये आपके हाथ में हथकड़ी डालने के लिए पर्याप्त नहीं है? हो सकता है उस वक्त रहा हो, लेकिन अब, जबकि मैं कह रही हूं कि उस वक्त मैं टेरेस पर थी और मेरा मोबाइल कुछ देर के लिए खो गया था, इस सब के बाद आपको मुझे धमकाना चाहिए या पार्टी में मौजूद लोगों से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मैं सच बोल रही हूं या झूठ? कोई क्यों आपकी खिड़की से उसे धक्का देगा और फोन करने के लिए आपके ही फोन का इस्तेमाल क्यों करेगा? क्या इतनी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? बात समझ में नहीं आ रही। आप केवल 3 दिन पहले उस बिल्डिंग में आई हैं। काले खां ने एक बार फिर व्यंग्य किया। उससे पहले का तो आपका इतिहास गुम है। भला 3 दिन में आपसे किसी को ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको मर्डर जैसे जुर्म में फंसाने की कोशिश करे? ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है, मगर पुलिस ऑफिसर होने के नाते जवाब तलाशने की जिम्मेदारी आपकी है। राजपाल फिर बीच में बोला, एक
सलाह दूं सर? दोनों ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर राजपाल ने सिर्फ काले खां की आंखों में झांकते हुए कहा था, धनपत जी हमारे लिए आखिरी आदमी तो नहीं थे? मतलब? और भी हैं जो पुष्टि कर सकते हैं। कहने के साथ उसने नंदिनी की तरफ पुतलियां घुमाई थीं। गुड, आओ चलते हैं। राजपाल का इशारा समझते ही काले खां एक झटके से उठकर खड़ा हो गया था। नंदिनी ने पूछा, कहाँ? जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिल झोपड़पट्टी में रहता था। उसके घर के पास पहुंचते ही काले खां का माथा ठनका, क्योंकि लगभग सभी बस्ती वाले वहां इकट्ठा थे। काले खां ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? गजब हो गया साहब। वो आदमी बुरी तरह डरा हुआ नजर आ रहा था। न ऐसा पहले कभी देखा और न सुना। कुछ बताओगे भी? अच्छा भला अखिल मर गया। अखिल मर गया? काले खां के हलक से चीख जैसी निकली। कैसे? क्या बताएं साहब, बड़ी ही रहस्यमय मौत है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक दूसरे शख्स ने काले खां की वर्दी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। हवा में तैरती बहुत छोटे से पैराशूट जैसी एक छतरी आई और अखिल के घर में घुस गई। काले खां का दिमाग हवा हो गया। छतरी घर में घुस गई? उस क्षण चेहरे पर हवाइयां लिए राजपाल ने नंदिनी की तरफ देखा था, मगर वैसा कोई भाव उसके चेहरे पर नजर नहीं आया जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि वो भी थोड़ी सी चौंकी थी। जिसने छतरी वाली बात कही थी उससे बोली, क्या उस छतरी के नीचे कोई दीपक भी जल रहा था? हाँ, एक साथ कई लोगों ने कहा। कोई पुतला भी बंधा था? नंदिनी ने पूछा। हाँ, बंधा था। ओह माय गॉड। कहने के साथ वो एक पल की भी देर किए बगैर भीड़ को चीरती हुई अखिल की 2 कमरों वाली झोपड़पट्टी की तरफ लपकी थी। काले खां और राजपाल भी उसके पीछे लपके। झोपड़ी के बाहरी कदमे में कदम रखते ही ठिठक जाना पड़ा। अखिल की लाश एक चारपाई के नजदीक जमीन पर पड़ी थी। दहाड़े मार मार कर रो रही उसकी पत्नी को 4-5 औरतें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थीं, और लाश के करीब खड़ी नंदिनी उसके आसपास बिखरे सामान को बहुत ध्यान से देख रही थी। पारदर्शी पॉलिथीन की छतरी के अलावा वहां एक बुझा हुआ आटे का बना दीपक था। बहुत सारी हरी मिर्चें थीं, सिंदूर था, कटे हुए नींबू थे, काली उड़द की दाल थी और एक मरा हुआ उल्लू था। काले कपड़े में लिपटा मिट्टी का बना एक पुतला ठीक अखिल की लाश के सीने पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर काले खां जैसे शख्स की समझ में भले ही कुछ ना आया हो, मगर राजपाल का जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे उसे जूड़ी आ गई हो। क्या है ये सब? काले खां दहाड़ा था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब, एक औरत ने बताया। बस अचानक ही सबने बस्ती के ऊपर उड़ती ये छतरी देखी। बच्चे तो इसे किसी किस्म का खेल समझ के उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो किसी के हाथ ना आई। सबसे बचती बचाती अखिल की झोपड़ी में जा घुसी और ये चारपाई पर लेटे थे। रोती रोती अखिल की पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया। कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती हुई वो कहती चली गई, मैं वहां चाय बना रही थी, इनकी आवाज सुनी। अरे ये क्या? मैंने पलट कर देखा तो छतरी पर नजर पड़ी। ये उसे देखकर चारपाई से उछलकर खड़े हो गए थे। तभी छतरी इनके सर से टकराई। बहुत तेज धमाका हुआ, जैसे कोई गुब्बारा फटा हो, और फिर ये चीख कर जमीन पर गिर गए। कितनी देर पहले की बात है ये? 5 ही मिनट तो हुए हैं। काले खां ने अखिल की पत्नी से फिर पूछा, ये बात पक्की है ना कि तुमने धमाके की आवाज सुनी थी? हाँ, सुनी थी। राजपाल, जरूर इस पर किसी तरफ से गोली चलाई गई है। कोई गोली नहीं चली। ये केस तुम्हारी बुद्धि से बाहर का है। एकाएक नंदिनी दास ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा था। दुनिया की कोई पुलिस इसके कातिल तक नहीं पहुंच सकती, और पहुंच भी जाए तो उसे कातिल साबित नहीं कर सकती। बौखलाए हुए काले खां के मुंह से निकला, क्या मतलब? पुलिस का कोई भी शख्स अगर ये मान भी ले कि इसे काले जादू के इस्तेमाल से किसी तांत्रिक ने मारा है, और किसी तरह वो उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार भी कर ले, तो कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि जो कानून ये ही नहीं मानता
कि काले जादू से किसी को मारा भी जा सकता है, तो वो इस इल्जाम में सजा कैसे दे सकता है? काले खां की खोपड़ी इस तरह भन्ना गई थी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इसे किसी ने काले जादू से मारा है? नंदिनी ने काले खां को बहुत ही गौर से देखते हुए कहा, अब भी कुछ और कहने की जरूरत है क्या? मेरा मतलब, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मजाक है क्या? काले जादू पर रिसर्च कर रही हूं मैं। इस वक्त नंदिनी का खूबसूरत चेहरा थोड़ा विकृत सा नजर आया था। अपनी अब तक की रिसर्च के बेस पर दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसे मारण अनुष्ठान से मारा गया है। मारण अनुष्ठान? ये अनुष्ठान किसी शमशान में लाश के ऊपर विकटान की मुद्रा में बैठकर किया जाता है, और वो पुतला जिसे आप अखिल की छाती पर देख रहे हैं, मुर्दों की राख से बना हुआ है। काले खां पर कुछ भी कहते न बन पड़ा, जबकि राजपाल को तो जैसे यकीन हो चला था कि ये सब नंदिनी का ही किया धरा है। वो इस कदर डरी डरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था जैसे अपने सामने खड़े यमराज को देख रहा हो। मेरा दावा है कि इस पुतले की शक्ल अखिल से मिलती होगी। कहने के साथ नंदिनी लाश की तरफ बढ़ी थी कि काले खां बहुत जोर से चीखा, ठहरो, किसी चीज को हाथ मत लगाना। नंदिनी के पतले गुलाबी और खूबसूरत होठों पर बहुत ही कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी थी। मुझे हंसी आ रही है ऑफिसर कि इतनी सी बात आपके दिमाग में घुस नहीं पा रही कि आप इस हत्या को और हत्याओं की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। दरअसल घटना स्थल से आपको किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका कातिल यहाँ कभी आया ही नहीं। वो तो हो सकता है कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, लेकिन इस तरह कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता। कर सकता है, आपके सामने हुई है। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा था। लीजिए, मैं एक तरफ हट जाती हूँ, अपने ढंग से छानबीन कर लीजिए। काले खां उसे घूरता रह गया था, मगर कुछ कह न पाया। फिर आगे बढ़ा और बगैर किसी चीज को छेड़े अपनी पैनी आंखों से लाश और उसके आसपास की जगह को देखने लगा। जब उसने लाश के सीने पर पड़े काले रंग के कपड़े में लिपटे पुतले को गौर से देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस की, क्योंकि नंदिनी की बात 100% सच थी। पुतले का केवल चेहरा ही काले कपड़े से बाहर था और उसकी शक्ल बगैर किसी शक के अखिल से मिलती थी। काले खां ने वहां मौजूद सभी लोगों से ऐसे अनेक सवाल किए जिनसे ये घटना किसी इंसान द्वारा की गई साबित हो सके, मगर ऐसा एक भी सूत्र हाथ नहीं लगा। जब अति हो गई और कह सकते हैं कि काले खां के सवाल ही खत्म हो गए, तो करीब ही खड़ी नंदिनी ने कहा, आपने निकाल लिए ना अपने सब कसबल? कसबल तो शायद मुझे तुम्हारे निकालने पड़ेंगे, काले खां ने भन्नाए हुए लहजे में कहा था। मतलब? नंदिनी की भ्रुकुटियां तन गईं। और तुम्हारे ये कसबल मैं तब निकालूंगा जब इस राज को जान लूंगा कि हर उस आदमी की रहस्यमय मौत क्यों होती जा रही है जिससे मैं तुम्हारी शिनाख्त कराना चाहता हूं। तो आप मुझे यहां अखिल से मेरी शिनाख्त कराने लाए थे? ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। आपको वहम हुआ है ऑफिसर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मेरे बार बार पूछने के बावजूद आप कुछ बता ही नहीं रहे थे। थाने में आपने कहा था कि आप धनपत से मेरी शिनाख्त कराना चाहते थे। मैंने उस वक्त भी पूछा था, किस बात की शिनाख्त? आपने जवाब नहीं दिया, और अब यहां कह रहे हैं कि अखिल से शिनाख्त कराना चाहते थे। आखिर क्या शिनाख्त कराना चाहते थे आप? काले खां ने भन्नाए हुए अंदाज में कह दिया, यही कि तुम शालू हो या नहीं। शालू? कौन शालू? वो शालू जिसने धनपत के बेटे को किडनैप किया और मार डाला। काले खां दांत भींचते हुए कहता गया, वो शालू जिसके नए नक्श तुमसे मिलते हैं। ओह, तो ये बात थी वो, इसीलिए आपने कहा था कि मेरी शक्ल किसी से मिलती है। अब आई पूरी बात समझ में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऑफिसर कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा नाम शालू कभी नहीं रहा, और तुम्हारे पास ये साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है कि तुम वही हो जो तुम खुद को बता रही हो, यानी कि नंदिनी। अच्छा, इसीलिए आपका शक और गहरा गया। पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जब दरभंगा में मेरे साथ घटना ही ऐसी हो गई कि मेरा सब कुछ वहीं दफन हो गया,
तुम्हारी शिनाख्त कराने के लिए धनपत को बुलाया था। वो वहां मारा गया। उसी काम से मैं तुम्हें यहां लाया था। तो आप सोच रहे हैं कि इन दोनों को मैंने मार डाला? और क्या सोचूं? वाकई वाकई ऑफिसर, मानती हूं कि आप अपनी जगह गलत नहीं हैं। बात ही कुछ ऐसी है, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही सोच रही होती जो आप सोच रहे हैं, और मैं भी इतनी ही परेशान होती, भन्ना रही होती जितने कि आप। मगर ये बताने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती कि मैं शालू नहीं हूं। और धनपत के बारे में तो खैर मैं ये कह रही थी कि आप पार्टी में मौजूद लोगों से टेरेस पर पूछ सकते हैं कि मैं उनके साथ थी, और ये मर्डर केवल 5 मिनट पहले हुआ है, और उस वक्त मैं आपके साथ थी। ये भी तो तुमने खुद ही कहा है कि इसे तांत्रिक शक्तियों से मारा गया है। उसके लिए कातिल का घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी नहीं है। तो क्या आपने मेरी बात स्वीकार कर ली? कौन सी बात? कि इसे तांत्रिक शक्तियों से मारा है? काले खां थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये दोनों हत्याएं तुम्ही ने की हो। नंदिनी के होठों पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे उसे अपने किसी मिशन में कामयाबी मिली हो। बोली, मैंने इनमें से किसी को नहीं मारा। इसके पक्ष में मैं 2 तर्क पेश कर सकती हूँ। क्या? पहली बात, मैं काले जादू पर रिसर्च कर रही हूँ, मगर मैं काला जादू जानती नहीं। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि अखिल को मारण अनुष्ठान से मारा है, और उसे करने में बहुत टाइम लगता है। मैं इतनी देर से आपके साथ हूं। क्या मैंने कोई अनुष्ठान किया? फिर वो ही दोनों शख्स एन उस वक्त से पहले क्यों मरे जबकि वो तुम्हारी शिनाख्त करने वाले थे? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? काले खां बुरी तरह उलझ गया था, और उलझा ही रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ इसी बला का किया धरा है, मगर इस बात को किसी भी तरह साबित नहीं कर पा रहा था। अचानक जहन में एक विचार आया, और उसने अंगद का नंबर मिला दिया। संबंध स्थापित होते ही उसने हड़बड़ाए हुए अंदाज में अंगद से वहां पहुंचने के लिए कहा था। राजपाल समझ नहीं पा रहा था कि उसने अंगद को यहां क्यों बुलाया है। इस लड़की को ध्यान से देखो, काले खां ने हुक्म दिया, और अंगद चकरा गया। न चाहते हुए भी वो नंदिनी को ध्यान से देखने लगा, और फिर बोला, क्या देखूं? इसे तो मैं दोपहर से लगातार देख ही रहा हूं। मैं ध्यान से देखने की बात कह रहा हूं। देखिए ऑफिसर, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं गधे कि इस लड़की का मिलान उस औरत की शक्ल से करो जिसे तुमने सपने में अंकुर की बलि देते देखा है। काले खां की बात का मतलब समझ में आते ही अंगद के चेहरे पर पसीना उभर आया। इसमें शक नहीं कि वो एक बार फिर नंदिनी की तरफ देखने लगा था, जबकि काले खां अपने हर शब्द पर जोर देता कहता चला गया, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये वही लड़की है। इसी ने अंकुर की बलि दी है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंगद हकला गया था। फिर ध्यान से देखो। पर मैं तो आपको बता चुका हूं कि उसकी शक्ल मैं कभी कभी ठीक से नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर बाल पड़े रहते हैं। वो सब मैं सुन चुका हूं। अपनी असफलता के कारण काले खां बुरी तरह भन्नाया हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी शिनाख्त करने के लिए कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भले ही सपने में नजर आने वाली औरत के चेहरे पर बाल पड़े रहते हो, मगर उन बालों के बीच से उसकी शक्ल का कुछ न कुछ हिस्सा तो तुमने देखा ही होगा। बुरी तरह हकबकाए अंगद ने फिर नंदिनी की तरफ देखा और बोला, नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर आपको नंदिनी किस वजह से वो लग रही है? क्योंकि इसी ने अंकुर को किडनैप किया था। मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ ऑफिसर, नंदिनी कड़े लफ्जों में बोली। जो इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। इल्जाम तो आप मुझ पर यह भी लगा रहे हैं कि धनपत की हत्या मैंने की है। अंगद, इन्हें बताओ कि ठीक उस वक्त मैं टेरेस पर तुमसे बात कर रही थी या नहीं, जिस वक्त धनपत की चीख गूंजी थी। अंगद उसे देखता रह गया। नंदिनी बोली, ये बात मुझे इन्होंने बताई है कि तुम इमरान नहीं बल्कि उसके बॉडी डबल अंगद हो। क्या सर्विस लेन में मरने वाले धनपत थे? हैरान अंगद ने पूछा। हाँ। वो वहां क्या कर रहे थे? लंबी कहानी है,
फिलहाल केवल ये बताओ कि लड़की सच बोल रही है या झूठ? हाँ, चीख के वक्त तो ये मेरे साथ ही थी। क्या इसका मोबाइल भी खोया था? हाँ, बाद में वो लिफ्ट में पड़ा मिल गया था। सबने यही अनुमान लगाया कि शायद इसी से गिर गया होगा कहीं। वो तो इसका ड्रामा भी हो सकता है। आप बेवजह बगैर किसी सबूत के मुझ पर शक कर रहे हैं ऑफिसर, नंदिनी ने दोबारा सख्त लहजे में कहा। फिर चैलेंज जैसे देने के लहजे में बोली, एक बार ये साबित तो करके दिखाइए कि मैं शालू हूं। करूंगा, ये बात मैं साबित करके रहूंगा। भन्नाए हुए काले खाने दांत भींच कर कहा और फिर उसकी कलाई पकड़कर लगभग घसीटता हुआ बोला, आओ मेरे साथ। अंगद सहित सभी हकबकाए से खड़े रह गए थे। राजपाल भी। अपने इंस्पेक्टर का व्यवहार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि नाकामयाबी ने उसके दिमाग के पुर्जे हिला दिए हैं। अगले पल वो भी काले खां के पीछे लपका। जीप के पास पहुंचकर काले खां ने नंदिनी को लगभग धकेलते हुए कहा था, बैठो इसमें। आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, जीप में बैठती हुई नंदिनी ने कहा। तभी वहां पहुंचे राजपाल ने हाँफते हुए कहा, सर सर अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? धनपत के बंगले पर। सरिता इसकी शिनाख्त करेगी। राजपाल का चेहरा पलक झपकते ही पीला पड़ गया। लगभग वो गिड़गिड़ा उठा, सर ऐसा मत कीजिए। क्यों? वो 2 हत्याएं कर चुकी है। इसकी शिनाख्त कराने की सनक में आप और कितनी हत्याएं करवाएंगे? मेरा दावा है कि वहां पहुंचने से पहले हमें सरिता जी की भी लाश ही मिलेगी। बकवास मत कर। मेरे साथ चलना है तो जीप में बैठ, नहीं चलना है तो यहीं मर। कहने के साथ वो जीप में बैठ गया था। कांपती टांगों से राजपाल भी उसी तरफ बढ़ा। सबसे पहले मैं तुम दोनों को सीन समझाता हूं, कन्नन ने अपने करीब खड़ी हुमा कुरैशी और कल्कि कोचलिन से कहा। यह सीन मुख्य रूप से तुम ही दोनों का है। इससे पिछले सीन में इमरान ने तुमसे, वो हुमा कुरैशी की तरफ देखता हुआ बोला, कल्कि के बारे में ये कहा है कि वो चुड़ैल है और हमें खाने आई है। इस सीन में तुम दोनों उसी बारे में बातें कर रही हो। मेरा ख्याल है कि अपने अपने डायलॉग तुमने रट लिए होंगे। चिंता मत करिए, दोनों ने एक साथ कहा। और अंगद? वो नजदीक ही खड़े अंगद की तरफ घूमकर बोले, तुम इन दोनों से थोड़ा दूर खड़े रहो, वहां जहां चौक से निशान लगा हुआ है। इनकी बातों के एंड में तुम्हें बस थोड़ा सा मुस्कुराना है। मुझे ऐसी मुस्कान चाहिए जैसे थोड़े परेशान हो। अंगद ने हाँ में गर्दन हिलाई। ओके। कहने के बाद कन्नन तेजी से सौरभ की तरफ मुड़ा और उसे कुछ समझाने लगा। अंत में बोला, तुम देख ही रहे हो, आज हमारे पास इमरान नहीं है, अंगद है। उसे लॉन्ग शॉट में रखना है। पर्दे पर नजर नहीं आना चाहिए कि वो इमरान नहीं है। इतना पढ़ा लिखा तो हूं सर मैं। सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े, एकता कपूर और विशाल भारद्वाज भी। शूटिंग के वक्त वो सेट पर कम ही आते थे, मगर उस दिन कुछ ऐसा संयोग बना कि दोनों ही पहुंच गए। वो दोनों अगल बगल पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। एकता मर्जिना सूट पहने हुए थी और विशाल जीन्स और हाफ बाजू की शर्ट में थे। हुमा, कल्कि और अंगद ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। उस वक्त सौरभ लेंस के पीछे से आर्टिस्ट की पोजीशन देख रहा था जब कन्नन ने जोर से कहा, फुल लाइट। वो सभी लाइटें ऑन हो गईं और उस सीन को जो चाहिए था, कन्नन ने ध्यान से उस सीन को देखा जो कैमरे में कैद होने वाला था और संतुष्ट होकर बोले, एक रिहर्सल कर लेते हैं। और फिर रिहर्सल कुछ इस तरह शुरू हुई। हुमा कुरैशी ने कल्कि की तरफ थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से बोबो सही था। किस बारे में? ये कि तुम चुड़ैल हो और हमें खाने आई हो। कल्कि मुस्कुराई, अपनी आंखें घुमाई, दांत बाहर निकाले और बिल्ली के पंजों की तरह अपनी कलाई मोड़ती हुई जोर से गुर्राई। और फिर हुमा और कल्कि जोर से हंसी। दूर खड़ा अंगद मुस्कुराया। नो 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 अंगद नो, ये मुस्कान नहीं चाहिए। मैं थोड़ी परेशानी में डूबी मुस्कान मांग रहा हूं। सॉरी सर, टेक पर ठीक होगा। ठीक है, चलो टेक करते हैं। कन्नन, एकाएक विशाल ने कहा, मुझे लगता है अंगद थोड़ी ज्यादा रोशनी में खड़ा है, थोड़ी कम करनी चाहिए। इमरान होता तो ठीक थी, बाकी तुम देख लो। कन्नन ने गौर से सारे सेटअप को देखा, कैमरे के पीछे गया, सौरभ को थोड़ा हटाकर लेंस के पीछे से सेटअप को देखा, फिर सीधा होता हुआ एक क्रेन पर बैठे लाइटमैन से बोला, तुम अपनी लाइट ऑफ कर लो। उसने आदेश का पालन किया। अब अंगद पहले जितना नहीं दिख रहा था। टेक लिया गया।
वो ही सब डायलॉग रिपीट हुए और इस बार कन्नन अंगद की मुस्कुराहट से संतुष्ट नजर नहीं आए। इस तरह तीसरे टेक पर भी जब अंगद वो मुस्कान न दे पाया जो कन्नन को चाहिए थी, तो कन्नन झुंझला उठा। क्या कर रहे हो यार अंगद, तुम ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकते। अंगद नर्वस नजर आया। उस वक्त वो बार बार सॉरी बोल रहा था। तब एकता ने उसे अपने पास बुलाया। अंगद बेचारा डर गया। उसे लगा अब उसे डांट पड़ेगी, मगर एकता ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है अंगद? मैंने कई बार तुम्हें कैमरे के सामने देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि तुम्हारी वजह से रीटेक हुआ हो। कोई परेशानी है? और अंगद इस तरह फूट पड़ा जैसे पहले से ही परेशान शख्स ने किसी अपने से सहानुभूति के बोल बोल दिए हों। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसने वहीं जमीन पर बैठकर एकता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह रोने लगा। सबके साथ साथ एकता भी थोड़ी सकपका गई। अरे अरे क्या करते हो? कहते हुए उसने अंगद के दोनों कंधे पकड़े और ऊपर उठाती हुई बोली, क्या हुआ अंगद, बात क्या है? मैं बहुत परेशान हूं एकता जी। वो इस तरह रो पड़ा था जैसे बांध फूट पड़ा हो। एक डायन ने मेरी बहन को मार डाला और अब मेरी भांजी के पीछे पड़ गई है। वो उसे मारकर ही दम लेगी। मैं अपनी भांजी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कुछ हो गया तो? सबसे पहले यहां बैठो। विशाल ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करने के साथ कहा। रो मत, आराम से बताओ हुआ क्या है। कौन सी डायन ने तुम्हारी बहन को मार दिया, और कौन भांजी? अंगद ने अपने सपने से लेकर वो सब कुछ बताया जो महकार से पता लगा था, और फिर ये भी कि अब किस तरह छिपकली रिम्पी के सिर पर दिखी है। उसकी कहानी सुनकर एकता और विशाल नहीं, सभी सन्न रह गए थे। उसे ढांढस बंधाने के लिए विशाल ने कहा, माता की शरण में जाओ अंगद, और विश्वास रखो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। विशाल ने ठीक कहा है अंगद, एकता ने कहा। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, महाराज चंडिकामृत से मिलो। वो माता के बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें फोन कर दूंगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माता की कृपा रही तो तुम्हारी भांजी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। माता पर मेरा बहुत विश्वास है। तो फिर जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। नारा लगाकर अंगद फिर से रो पड़ा था। वो करीब 25 बाई 25 का गोल हॉल था। गुंबदाकार छत 40 फुट ऊपर। गुंबद के सेंटर में लगे लोहे के कुंदे में एक बहुत बड़ा फानूस झूल रहा था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी हुई थी। आठों दिशाओं में बड़ी बड़ी गहरी अलमारियां बनी हुई थीं। उन अलमारियों पर पारदर्शी कांच के दरवाजे थे, और दरवाजों के पार थी सभी देवियों की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां। वहां महालक्ष्मी विराजमान थीं, महासरस्वती विराजमान थीं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, महिषासुरमर्दिनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, कात्यायनी और सिंह पर सवार मां दुर्गा अपनी छटा बिखेरे हुए थीं। वो सभी उम्दा किस्म के संगमरमर की बनी हुई थीं, और सभी ने बेहतरीन कढ़ाई वाले कीमती कपड़े पहन रखे थे। लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति महाकाली की थी। किसी दुर्लभ काले पत्थर की बनी हुई थी वो। सिर पर मुकुट, गले में नरमुंडों की लंबी माला, जीभ बाहर, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर और चौथे में रक्तबीज का कटा हुआ सिर। सिर से बहता सारा खून खप्पर में गिर रहा था। पता नहीं वो किस चीज की खुशबू थी, लेकिन हॉल में ऐसी खुशबू फैली हुई थी कि किसी का भी हृदय आनंदित कर सकती थी। महाराज चंडिकामृत हॉल के बीचों बीच चंदन के आसन पर बैठे थे। उनका रंग गुलाबी था, ऐसा जैसे मक्खन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया हो। सफेद दाढ़ी मूछें, वैसे ही लंबे लंबे बाल, गोल चेहरा, लंबी नाक, तेजस्व से भरी बड़ी बड़ी आंखें। होठ न ज्यादा पतले थे न मोटे, चौड़ा मस्तक, मस्तक पर चंदन की रेखाएं, और नाक के ठीक ऊपर सिंदूर की गोल बिंदी। चेहरे पर ऐसा तेज जो देखने वाले को अजीब सा सुकून पहुंचाता था। उनके ऊपरी जिस्म पर कोई वस्त्र न था, केवल जनेऊ और छाती के सफेद बाल नजर आ रहे थे। धड़ से नीचे वो भगवा रंग की धोती पहने हुए थे। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जो भी एक बार देख लेता उन्हीं का होकर रह जाता। उनके सामने उनकी तरफ मुंह करके करीब 7 शिष्य बैठे थे। उनके तथा चंडिकामृत के बीच एक खूबसूरत औरत की मृतदेह रखी हुई थी।
अपनी प्रभावशाली वाणी से उन्होंने अभी अभी सामने बैठे शिष्यों से कहा था, परकाया प्रवेश के संदर्भ में हम तुम्हें काफी कुछ बता चुके हैं, फिर भी संभव है तुम लोगों को विश्वास न आया हो और ये सोचते हो कि जो हमने बताया वो केवल किताबी ज्ञान है। वास्तव में वैसा संभव नहीं है। जी महाराज, एक शिष्य ने कहा, आपके दिए ज्ञान पर संदेह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी प्रयोग जरूरी है, हर ज्ञान का अनिवार्य अंग है ये। चंडिकामृत ने औरत की मृतदेह की तरफ इशारा करने के साथ पूछा, इसे कहां से लाए हो? आपकी आज्ञानुसार आश्रम के पीछे बहने वाली नदी से निकाली है। ऐसा लगता है किसी दुष्ट ने गला दबाकर इसे मार डाला और नदी में बहा दिया। हमें ऐसी ही मृतदेह चाहिए थी जो खंडित ना हो। सभी शिष्य खामोश रहे। एकाएक चंडिकामृत ने पद्मासन लगा लिया और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर ली। आंखें बंद, चेहरा महाकाली की मूर्ति की तरफ। एक लंबी सांस ली और फिर उनका पेट इतना अंदर धंसता चला गया जैसे पीठ से लग गया हो। न चाहते हुए भी शिष्यों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। वो कभी महाराज को देखते थे तो कभी बीच में रखी मृतदेह को। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चंडिकामृत अंदर ही अंदर अपने शरीर से खेल रहे हों। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 3, 4, 5 और फिर 10 मिनट गुजर गए। करीब 15 मिनट बाद उस वक्त शिष्यों के दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगे थे जब मृतदेह की खुली हुई निस्तेज आंखों में जीवन ज्योति लौटती देखी। उस वक्त वो अपने अंदर बहुत ही अजीब सी खुशी महसूस कर रहे थे जब औरत की पलकें कांपी। महाराज, एक शिष्य ने पूछा, आप कहाँ हैं? जहां परकाया प्रवेश के बाद हमें होना चाहिए। चंडिकामृत की ये आवाज औरत के मुंह से निकली थी। महाराज, सबसे आगे बैठे शिष्य ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए थे। आपने परकाया प्रवेश के बारे में हमें ज्ञान जरूर दिया है, परंतु आज साक्षात ऐसा होते देखकर हमें खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही है। बल्कि अगर ये कहें तब भी गलत न होगा कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। औरत उठकर बैठ गई। उसके मुंह से फिर महाराज चंडिकामृत की आवाज निकली, पंचामृत, अब तुम हमारी वास्तविक देह को समाधि से बाहर निकालने का प्रयत्न करो। पंचामृत उठा और जैसे ही उसने चंडिकामृत के पद्मासन में बैठे शरीर को छेड़ा, वो किसी शव की तरह एक तरफ लुढ़क गया। औरत ने कहा, उसकी नब्ज नाड़ी चेक करो। पंचामृत चेक करने के बाद बोला, कुछ नहीं महाराज, ये तो वैसा ही शव है जैसा कुछ देर पहले वो था जिसमें आप विराजमान हैं। पर ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे बच्चों। हालांकि दुष्ट लोग इसे चमत्कार बताकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं, इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं, पर वास्तव में ये विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है और मानव जाति के कल्याण के लिए बनाई गई है। आप हमें इस बारे में बता चुके हैं और हम अभ्यास भी कर रहे हैं। एक अन्य शिष्य ने कहा, आपकी कृपा रही तो एक दिन हम भी परकाया प्रवेश की इस विद्या में पारंगत हो जाएंगे। तो बताओ किस तरह होता है ये? कहते वक्त खूबसूरत औरत के होठों पर मोहक मुस्कान थी। समझो कि आज हम तुम सबकी परीक्षा ले रहे हैं। पर ठहरो, किसी शिष्य की समझ में नहीं आया कि एक विशेष धारा में बहते बहते महाराज चंडिकामृत रुक क्यों गए। क्यों उन्होंने ठहरो कहा। धीरे धीरे उस महिला की आंखें बंद हो गई थीं, जिसमें इस वक्त चंडिकामृत विराजमान थे। उनके शिष्य समझ सकते थे कि इस वक्त वो कुछ देख रहे थे। फिर वो आंखें बंद किए ही बोले, ओह, अंगद आ पहुंचा है। कौन अंगद महाराज? पंचामृत ने प्रश्न किया। माध्यम एकता बनी है, परंतु उसे यहां आना ही था। कोई शिष्य उनकी बातों का अर्थ न समझ सका, मगर किसी ने प्रश्न भी नहीं किया। वो बोले, दुखों की वैतरणी से गुजर रहे अंगद को सम्मान के साथ हमारे प्रतीक्षा कक्ष में बैठाओ। हम अपना वास्तविक शरीर धारण करके वहां पहुंचते हैं। जी महाराज। महिला पद्मासन में बैठ गई। आंखें पुनः बंद हो गईं। पेट पीठ की तरफ जाने लगा, अर्थात फिर से परकाया प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चंडिकाश्रम महाबलेश्वर की पहाड़ियों में हजारों हजार मीटर में फैला हुआ था। उसकी सरहदों पर 10 फुट ऊंची दीवार बनाई गई थी,
जिस विशाल गेट पर नक्काशी करके सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थीं, उसमें प्रवेश करते ही अंगद को अपने मन में बड़े ही अनोखे सुख की अनुभूति हुई थी। चमत्कारिक तरीके से उसकी बेचैनी दूर हो गई थी। वो बेचैनी जिसे वो उस क्षण से लगातार महसूस कर रहा था, जिस क्षण से रिम्पी के सिर से छिपकली को कूदते देखा था और सुकन्या की कहानी सुनने के बाद तो उसके मन पर एक अजीब सी दहशत बैठ गई थी। भावुकतावश उसने ये कसम जरूर खाई थी कि रिम्पी का बाल भी बांका नहीं होने देगा और छिपकली से गिन गिन कर बदले लेगा, लेकिन कहीं अंदर ही से आवाज आई थी कि ऐसा वो कैसे करेगा। छिपकली की ताकत को देखते हुए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये कार्य उसे असंभव लग रहा था तब भी ज्यादा न होगा। शायद इसीलिए वो लगातार बेचैनी महसूस कर रहा था, वो बेचैनी जो उस विशाल गेट के अंदर कदम रखते ही जाने कहां गायब हो गई थी। पंचामृत ने उसके समक्ष उपस्थित होकर दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। अंगद के हाथ भी स्वतः जुड़ गए। उसे जिस प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचाया गया था, वहां बहुत ही धीमी धीमी आवाज में गायत्री मंत्र गूंज रहा था। हर तरफ हृदय को सुकून पहुंचाने वाली शांति छाई हुई थी। उसे एक गद्देदार कुर्सी पर बैठाने के बाद पंचामृत ने बहुत ही सौम्य सुर में कहा था, महाराज चंद मिनटों में ही उपस्थित होते हैं। अंगद सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया था। पंचामृत जा चुका था। कुछ देर बाद श्वेत वस्त्र धारण किए एक सेवक उपस्थित हुआ। उसके हाथ में मिट्टी की बनी एक ट्रे थी और ट्रे में था मिट्टी के गिलास में पानी। अंगद की इच्छा पानी पीने की हुई, मगर इनकार कर दिया। सेवक ने ट्रे ज्यों की त्यों टेबल पर रखी और वापस चला गया। कुछ देर बाद बरामदे से खड़ाऊ बजने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा चला आ रहा हो। वो कुर्सी पर तनकर बैठ गया था। दिल तेजी से जरूर धड़कने लगा था, परंतु उसमें कोई घबराहट नहीं थी। फिर द्वार पर ऐसी आकृति नजर आई जैसे कोई महापुरुष खड़ा हो। अंगद को उसके अंदर से ही किसी ने तुरंत उठकर उस महापुरुष के चरण स्पर्श करने का आदेश दिया। उसने वैसा ही किया। चंडिकामृत ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, अपने स्थान पर बैठो। मगर अंगद उनके बैठने से पहले नहीं बैठा। तब बैठा जब वो ठीक सामने रखे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने कहा, तुम्हारी जल पीने की इच्छा है, परंतु नहीं पिया, इसे पियो अंगद। सबसे पहले शरीर की क्षुधा शांत करनी चाहिए। अंगद ने इस तरह गिलास उठाकर पानी पिया जैसे चंडिकामृत के शब्द उसके लिए आदेश थे। तब चंडिकामृत ने कहा, एकता ने बताया कि तुम किसी समस्या में हो। अंगद एक बार शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। सबसे पहले अपने सपनों के बारे में बताया, फिर अंकुर के बारे में, रिम्पी के घर पहुंचने की पूरी कहानी, सुकन्या की कहानी, छिपकली की गिरफ्त में आई रिम्पी की हालत। ओह! चंडिकामृत के चौड़े मस्तक पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थीं। ये तो कपाली है। कपाली? कौन कपाली महाराज? उस औरत का नाम जिसे तुम सपने में देखते हो, जिसे सुकन्या ने प्रथम बलि देते अपनी आंखों से देखा था। क्या आप उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो गेसीपुर गांव की रहने वाली है। शादी होकर बेलापुर आई। उसकी शादी अभिजीत से हुई और फिर अभिजीत की मृत्यु हो गई। परंपराओं के मुताबिक कपाली को उसकी चिता पर सती होने का आदेश मिला। वो इसके लिए तैयार न थी, मगर जबरदस्ती दुल्हन बनाकर चिता पर बिठा दिया गया। चिता में आग लगा दी गई और उसके बाद क्या महाराज? अंगद बेचैन हो उठा। उसके बाद क्या हुआ, मुझे बताइए। हमें रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? परमात्मा के अलावा हमें कौन रोक सकता है? अंगद निरुत्तर हो गया। मन में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी, मगर ये भी जान चुका था कि अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं जान सकता। केवल वही जान सकता है जो महाराज चंडिकामृत चाहेंगे। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जिसने शुरू से ही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। कौन सा सवाल महाराज? खुद बताओ, तुम्हें सबसे पहले सबसे ज्यादा किस सवाल ने परेशान किया था? यही कि संसार में अरबों खरबों लोग हैं, उस डरावने सपने की श्रृंखलाएं मुझे ही क्यों दिखती हैं? क्योंकि कपाली के द्वारा दी गई सबसे पहली बलि सुकन्या ने अपनी आंखों से देखी थी। जब कपाली ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली,
तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। मगर क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पास शरीर नहीं था, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए उसे किसी की जरूरत थी, और वो दिल की गहराइयों से जानती थी कि मेरा भाई ये काम करेगा। इसीलिए वो तुम्हें सपना दिखाती थी। पहली बलि के बाद कपाली ने जितनी भी बलियां दी, उस पुराने किले में मौजूद रहकर सुकन्या की आत्मा ने वो सभी देखी हैं। उसके शरीर ने नहीं, बल्कि उसकी आंखों ने। सुकन्या ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि किसी तरह तुम कपाली के पास पहुंच जाओ और उसकी मौत का बदला लो। और वही हुआ महाराज, वही हुआ। चौथे सपने में मैंने अंकुर को पहचान लिया। उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसी सपने में रिम्पी का नाम आया था, और फिर मेरी बहन की आत्मा ने मुझे वहां भी पहुंचा दिया। सुकन्या के पीछे छिपकली बनकर वो इसीलिए लगी थी क्योंकि उसने उसे पुराने किले में वो सब करते देख लिया था। मगर रिम्पी के सिर पर सवार होने के पीछे वैसा कोई कारण नहीं है। सपने में तुम सुन ही चुके हो कि रिम्पी 2 बलियों के बराबर है। केवल इसीलिए वो उसके निशाने पर आई। क्या वो कामयाब हो जाएगी? अगर हो गई तो कयामत आ जाएगी अंगद। एक बार फिर चंडिका मृत के चौड़े मस्तक पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अभिजीत जिंदा हो जाएगा, और अगर वो जिंदा हो गया तो सोई हुई शैतानी शक्तियां जाग जाएंगी। इस धरती पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैंने पूछा, क्या वो कामयाब हो जाएगी? इस प्रश्न का जवाब परमात्मा के अलावा किसी पर नहीं है। वो कहते चले गए। कभी कभी वो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है, इसीलिए उन्हें संकट में डालता है। परंतु घबराओ मत। उसी परमात्मा से प्रेरित तुम्हारी बहन की आत्मा ने अगर तुम्हें यहां तक भेजा है तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। क्या कोई ऐसा तरीका है महाराज कि उसे नेस्तनाबूद किया जा सके? ये काम हमारे बस का नहीं है। ऐसा न कहे महाराज, आपकी शक्ति तो अपरंपार है। विश्वास रखो अंगद, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर ये कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि हम कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। निश्चित रूप से हमारे पास अनेक शक्तियां हैं, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि आज की कपाली के पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तियां हैं। अगर हम आमने सामने आए तो शायद हम उसके सामने ठहर नहीं सकेंगे। इस विचार ने अंगद के चेहरे पर निराशा के भाव फैला दिए कि वो जिसके पास मदद मांगने आया था वो तो खुद ही कपाली की शक्तियों से डरा हुआ था। चंडिका मृत धारा प्रवाह कहते चले जा रहे थे। इसका कारण ये है कि कपाली ने हमसे बहुत ज्यादा घोर तपस्याएं करके शैतानी ताकतें हासिल कर ली हैं, और ऐसा उसने अपने प्रेम के जुनून की वजह से किया है। निश्चित रूप से वो अभिजीत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उसी प्रेम की खातिर उसने उसे जिंदा करने का संकल्प लिया। तो ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि प्रेम के जुनून से बड़ा कोई जुनून नहीं होता। उसी जुनून की खातिर वो कपाल तंत्र के पीछे पड़ गई, और वो शक्ति और सिद्धियां प्राप्त करने में सफल हो गई जो हमारे पास भी नहीं है। कपाल तंत्र कौन महाराज? उसका गुरु, जिसने उसे वो काली शक्तियां दी हैं। वो उसे कहाँ मिला? अभी तुम्हारे लिए ये जानने का वक्त नहीं आया है। लेकिन अंगद की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप ही हार मान रहे हैं तो मैं किसके पास जाऊं? अपने पास। क्या मतलब? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम उसे परास्त कर सकते हो, मगर इतना जरूर जानता हूं कि वो अद्भुत शक्ति केवल तुम में है जिसके कारण तुम उससे टकरा सकते हो। हैरान अंगद के मुंह से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं? चंडिका मृत के होठों पर बहुत ही रहस्यमय मुस्कान उभरी थी। उन्होंने फिर कहा, जैसा हनुमान के साथ था वैसा हर प्राणी के साथ होता है अंगद। उसे खुद मालूम नहीं होता कि उसमें कौन सी विशेष शक्तियां हैं। उसे उसकी शक्तियों के बारे में बताना होता है, उन्हें जगाना होता है। जैसे हनुमान को यह एहसास कराया गया था कि वो हवा में तैर कर समुद्र पार कर सकते हैं, और जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो वो काम मैं करूंगा। मैं तुम्हें तुम में छुपी शक्तियों का एहसास कराऊंगा, उन्हें जगाऊंगा। लेकिन तुम्हें 2 काम करने होंगे। बोलिए महाराज, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पहला, तुम्हें कठोर बल्कि कठोरतम परिश्रम करना होगा। दूसरा, खुद को पूरी तरह माता रानी के प्रति समर्पित कर दोगे। वो तो मैं अब भी माता को सबसे ज्यादा मानता हूं। मानना और खुद को समर्पित करना अलग होता है।
जी, तुम देख चुके हो। आज का विज्ञान पढ़ा आधुनिक समाज उन शक्तियों को नहीं मानता जो कपाली ने प्राप्त कर ली है। आंखों से देखने के बावजूद किसी डॉक्टर ने ये नहीं माना कि सुकन्या के सिर पर छिपकली है। ठीक ऐसे ही ये लोग ये नहीं मानेंगे कि काले जादू के ज्ञाता किसी के शरीर में घुस सकते हैं, उससे मन चाहे काम करा सकते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी की हत्या तक कर सकते हैं। मगर हम मानते हैं कि ये सब हो सकता है। कपाली जैसे लोग भी इन विद्याओं में पारंगत हो सकते हैं और हम जैसे माता के भक्त भी। हम में और उनमें केवल इतना अंतर है कि वो शैतान के उपासक हैं और हम माँ के। महाकाली की पूजा करके हम जो ज्ञान, शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनका इस्तेमाल दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए करते हैं, जबकि उनका मकसद दुनिया में अंधेरा करके उसे अपने अधीन कर लेना है। इसीलिए दिमाग से ये तर्क वितर्क कभी न करना कि ये काम कैसे हो गया, वो काम कैसे हो गया। जो भी हो जाए बस पूरा विश्वास रखना कि वो माता ने किया है। कपाली की शक्तियां तुम्हें डराएंगी, तुम्हारे अंदर खौफ पैदा करेंगी और तुम डरोगे भी, मगर अपने मन से इस विश्वास के धागे को कभी टूटने मत देना कि मां वैष्णो देवी जैसी ताकत तीनों ब्रह्मांडों में किसी के पास नहीं है। कपाली और कपाल तंत्र की तो बिसात ही क्या है, उस शैतान में भी नहीं जिसकी वो पूजा करते हैं। तुम तो जानते होगे, मां दुर्गा में सभी देवी देवताओं की संयुक्त ताकत है। जो भी करो बस ये सोचकर करना कि वो युद्ध तुम्हारे और कपाली के बीच नहीं, शैतान और सबकी मां के बीच है। मेरे मन में तो आज से ही विश्वास जागना शुरू हो गया है। ये लो। कहने के साथ ही चंडिकामृत ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। अंगद समझ न सका कि ये उसे क्या दे रहे हैं, परंतु अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। चंडिकामृत ने अपनी मुट्ठी उसके हाथ के ऊपर ले जाकर खोल दी। एक छोटा सा कागज अंगद के हाथ में गिरा। उसे देखते ही अंगद ने पूछा, ये क्या है महाराज? खोल कर देखो। अंगद ने कागज की तह खोली। उसने देखा, कागज पर सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं। चंडिकामृत ने कहा, इसे पढ़ो। अंगद ने पढ़ा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षिर्मामताम। पढ़ने के बाद पूछा, ये क्या है महाराज? महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र? इस मंत्र को किसी भी तरह रिम्पी के शरीर से स्पर्श कराए रखना, जैसे इस कागज को किसी ताबीज में बंद करके उसके गले में डाल सकते हो। मृत्यु अटल है अंगद, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये महामृत्युंजय मंत्र होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसका अर्थ है, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं इसे रिम्पी के गले में बांध दूंगा। कहने के साथ ही अंगद ने कागज को बड़ी श्रद्धा से अपनी आंखों से लगाया था। और ये लो। चंडिकामृत ने पुनः मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। इस बार उन्होंने एक और कागज अंगद को दिया। अंगद इस बात पर हैरान था कि पिछली बार जब महाराज ने मुट्ठी खोली थी तो उनके हाथ में केवल एक ही कागज था। ये दूसरा कागज कहाँ से आ गया? मगर इस बात को उसने अपने दिमाग में प्रश्न न बनने दिया। चंडिकामृत ने कहा, इसे भी खोल कर देखो। अंगद ने आज्ञा का पालन किया। इस कागज पर एक यंत्र बना हुआ था। चंडिकामृत ने बताया, ये महामृत्युंजय यंत्र है। इससे भी वही लाभ है जो मंत्र के हैं। ताबीज में इन दोनों को बंद करके रिम्पी के गले में डाल देना। छिपकली उसके आसपास भी नहीं फटकेगी। अंगद ने ध्यान से यंत्र को देखा। धन्यवाद महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अंगद ने इतने भावुक स्वर में कहने के साथ ही मुट्ठी बंद की कि उसकी आंखें छलछला उठीं। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। नहीं अंगद, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। चंडिकामृत का लहजा बहुत ही गंभीर था। एक बार फिर अंगद का दिल कांप उठा। क्या मतलब महाराज? कपाली इतनी आसानी से रिम्पी का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो अपनी चाल जरूर चलेगी। हमारे पास शंकर भगवान का दिया हुआ ये मंत्र और यंत्र है, तो उसके पास शैतान के दिए हुए बहुत से यंत्र और मंत्र। इनका जबरदस्त टकराव होने वाला है। पर किसी भी शैतान के यंत्र मंत्र
भगवान शंकर के मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते महाराज। बस यही विश्वास अपने मन में बनाए रखना। महाराज के चेहरे पर खुशी छलकी। किसी हालत में किसी शैतान का यंत्र रिम्पी का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। एक बात और। जी बोलिए। चंडिकामृत की आंखें शून्य में स्थिर हो गईं। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ देख रहा हो और फिर यूं बोले जैसे स्वप्न में बोल रहे हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण कपाली तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अंगद ने उत्सुक होकर पूछा, वो कौन है महाराज? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता लग जाएगा। महाराज टाल गए, मगर तभी उनके चेहरे पर बुरी तरह चौंकने के भाव उभरे थे। मुंह से शब्द फिसले। अरे, पुलिस जीप का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी पुलिस जीप? अंगद उछल पड़ा था। उनमें जीप का ड्राइवर काले खां, राजपाल और नंदिनी थे। ये तो बहुत ही भीषण एक्सीडेंट है। जीप एक ट्रक से टकराने के बाद काफी ऊंचाई तक हवा में उछल गई। महाराज, ये क्या हो रहा है? चंडिकामृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। क्या हुआ इसके बाद? जीप के एक्सीडेंट का क्या राज था? उनमें कौन कौन बचे और कौन कौन मारे गए? धनपत और अखिल की हत्या आखिर किसने की? वो कौन सी ताकत थी जिसकी तरफ चंडिकामृत ने इशारों में कहा था कि उसकी वजह से कपाली अंगद को नहीं मार सकती? क्या नंदिनी ही चालू थी? काले खां और राजपाल नंदिनी की शिनाख्त जिससे भी कराना चाहते थे, उसकी हत्या क्यों हो जाती थी? कौन और कैसे कर रहा था वो सब? और उससे उसका क्या फायदा था? क्या सरिता का भी मर्डर हो जाएगा? क्या अंगद की दीक्षा पूरी हो सकेगी? अगर हाँ, तो उसके और कपाली के युद्ध का अंजाम क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कपाली रिम्पी की बलि देने में कामयाब हो गई और अभिजीत जिंदा हो गया? शैतान जाग उठा। क्या अंगद को शैतान से टकराना पड़ेगा? इन सब और ऐसे ही सैकड़ों सवालों के जवाब पाने के लिए आप सुनेंगे डायन 2। तो देखिए, ये उपन्यास तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सुनने में, इसकी कहानी अच्छी लग रही है, अगर आप आगे जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसका अगला पार्ट डालूं या ना डालूं। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपना फीडबैक जरूर दें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानियां कैसी लगती हैं, मेरी आवाज कैसी लगती है, या फिर कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।